Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. Welcome to Rise and Shine only on 365 News with me नादिया खान and Zohaib Hassan। और आज अंदर भी हमारे स्टूडियो में भी म्यूजिक की आवाज आ रही है। जी जी, ऐसा म्यूजिक आ रहा है, इधर उधर हर जगह म्यूजिक बज रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? मौसम अच्छा है इस वजह से? हाँ जी, कल थोड़ी थोड़ी हाई बारिश हुई। हाँ, बारिश हुई हल्की सी। ये वो कुलाची की तरफ में गई तो वो बिल्कुल को मेरा ख्याल है कुछ 13 सेकंड की बारिश हुई। हाँ जी, काफी ज्यादा हो गई। बहुत खुशगवार था, बड़ा प्यारा मौसम और इसलिए मूड भी बड़ा अच्छा। और शो में आज इंटरनेशनल तो न्यूज़ हम बात करेंगे, कवर करेंगे, डोमेस्टिक भी, लेकिन उसके अलावा बहुत 16 सिंगार भी है, दांत से लेके पैर तक। आज हम जी बहुत ही डिस्कशन कर रहे हैं। आज हम जी आपको पता है जी दांत से, एक्चुअली दांत से शुरू होंगे। दांत से शुरू होगी कहानी और कहानी जाएगी पैरों तक और कहानी पर जाएगी ब्यूटीफिकेशन। क्या क्या होगा मतलब बहुत कुछ। मैं रन डाउन में देख रही थी आज ये कि मतलब हम फिटनेस पे भी बात करेंगे और उसके अलावा ये दांत बड़े इंपॉर्टेंट है। मैं सोचती थी वैसे कि ऐसा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे बताएं। दांत और पैर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए जी, सेल्स तो रीग्रो करते हैं लेकिन ऑर्गन्स तो रीग्रो नहीं करते। तो ये दांत का क्या इन्होंने सिस्टम बनाया है कि जो दांत चला जाएगा वो रीग्रो कर जाएगा, वापस से आ जाएगा। इससे प्यारी बात, मतलब ये टेक्नोलॉजी तो मेरी फेवरेट हो गई। बड़ी कमाल बात है ये कि दांत आ जाएगा वापस। इससे एज कितनी ज्यादा छुप जाएगी। आप देखें ना कि वैसे ही लोग मुश्किल मेकअप करके पता नहीं चलता कि खैर बाहर कॉन्फिडेंस आता है। बचपन में फिल्मों में देखते थे सोने के दांत वाला विलन, हाँ वो बड़े मुझे जबरदस्त लगता था। मैं कहती थी देखो इसकी वर्थ कितनी है, इसने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट ना मुंह में की हुई है, इसके सारी जायदाद, इसके एसेट्स मुंह में है, इसने छुपाए हुए कोई चुरा भी नहीं सकता। लेकिन बेस्ट जगह अपने एसेट संभालने की है मुंह में, दांत में। तो इसका अब ये कि दांत वापस आ जाएगा, ये बड़ी अच्छी बात है। दूध का दांत तो चला गया, जो मेन आएगा उसका भी रिप्लेसमेंट आ गया। ये क्या जापानीज टेक्नोलॉजी है, हम बताएंगे जी। चलें हम बताएंगे, सुनिएगा शो पे। हाँ, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं यूएस और ईरान की टेंशन की। अमेरिकी जंगी तैयारों ने ईरान पर बमबारी की है और ईरान ने पलट कर वार किया है। यूएस प्रेसिडेंट ये कह रहे हैं कि ईरान को नेक्स्ट वीक की बात है हम उनके ब्रिजेस को निशाना बनाएंगे, हम उनके पावर हाउसेस को निशाना बनाएंगे और ईरान को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर देंगे। ईरान को निगोशिएट करना पड़ेगा हमारे साथ, वरना ये ईरान की खैर नहीं। क्राइम्स हैं, ब्रिज को निशाना बनाना, हॉस्पिटल्स को जहाँ सिविलियंस हों, डिसैलिनेशन प्लांट्स, और ये ओपनली कह रहे हैं कि मैं ब्रिजेस को निशाना बनाऊंगा, जो मेरा करना है कर लो जी। और वो इसलिए भी कह रहे हैं ना कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को भी खत्म कर रहे हैं। उनका प्लान है, वो ये कह रहे हैं कि हाँ क्रिमिनल कोर्ट, आपको पता ना कि नेतन्याहू के वारंट जारी हुए और सारी जितने भी ऐसे लोग हैं, तो उन्होंने कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने कि अब ये इसको ख़त्म करो बस, हमें नहीं चाहिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये बेकार काम कर रही है, बिल्कुल सही काम नहीं कर रही है। ये अच्छे लोगों को जो है ना वो क्रिमिनल बना के पेश कर रही है। तो ये काम सबसे पहले तो क्या जरूरत इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और जो करने जा रहे हैं और जो कर चुके हैं, ये वॉर क्राइम्स ही हैं ट्रंप ने जो। तो जनाब मसूद पिशकियान ने भी जवाब दिया है और ईरान की लीडरशिप असेंबली का इजलास हुआ है ईरान में और वहाँ फील लोगों को मिल गया है, वहाँ लोगों को पता चल गया है कि ईरानी क़यादत क्या सोच रही है। तो ईरान ने यही कहा है, असेंबली में भी यही बात हुई है कि बोट डाउन नहीं करना है और आखिरी लम्हे तक लड़ना है, जब तक उनमें जान है, अपनी टेरिटरी की हिफाजत करनी है और कोई गलत फहमी में ना रहे कि प्रेशर डाल के हमसे कोई निगोशिएट कर लेगा या हमें मुज़ाकरात की टेबल पर लाएगा। अब ना होर्मुज़ बंद होने जा रही है, यूएस ने ब्लॉकेज शुरू कर ही दिया है बस, और उनका कहना है कि अब ईरानी जहाज ना आ सकेंगे, ना जा सकेंगे। और वो जो 20% की बात की थी वो वापस ले ली है। 20% टोल ट्रंप ने कहा कि वो वसूल करेंगे तमाम उन वेसल से जो होर्मुज़ से गुजरेंगे। और क्या था कि जी गार्डियन ऑफ द होर्मुज़, हाँ, तो गार्डियन ऑफ द होर्मुज़ ने ये एक बात की और गार्डियन फिर पलट गया और अब उन्होंने कहा नहीं ऐसा तो कोई प्लान नहीं है। दुनिया ने 1% 2% नहीं दे रहे थे, 20% यूएस को कौन देगा होर्मुज़ पे, विच इज़ नॉट इवन देयर मतलब डोमेन। और आप ये देखें, कह रहे हैं कि जी फॉरेन ईरान जो है हमसे जो है मुआहदा करे, मुआहदा तो होता है तो मुआहदा उसको वायलेशन यूएस की तरफ से हो जाती है, तो ये मुआहदा का फ़ायदा क्या होगा और क्या कैसे होगा, चलेगा कैसे, चाहे हो भी जाए चलेगा कैसे। बिल्कुल ऐसी। और आपको ये बताएं कि फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की तुर्की में उनके रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात हुई और बड़ी अहम मुलाकात हुई है। दो तरफा बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है, फौजी और दीगर मामलात पर डिस्कशन हुई है। पाक तुर्क ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए ये अहम दौरा है और इसके मनाज़िर हम आपको दिखा रहे हैं। शानदार पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है तुर्की में फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का। हमें ज्वाइन किया है मंसूर जाफर साहब ने, IR एक्सपर्ट हैं और बड़ी नज़र है, गहरी नज़र है मंसूर साहब की। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मंसूर साहब, कैसे हैं? मंसूर साहब मुझे बताइए, डोनाल्ड ट्रंप तो ये अब बार बार वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं या फिर वो मीडिया से बात करते हैं, इस किस्म की बातें होती हैं, लेकिन इस बार जो बात की है उसको आप सीरियसली ले रहे हैं कि नेक्स्ट वीक वो कह रहे हैं कि
हम ब्रिजेस को अब निशाना बनाएंगे, पावर हाउसेस को निशाना बनाएंगे, ईरान को बस हम तबाह बर्बाद कर देंगे, अब कोई ऑप्शन नहीं है। आप इसको सीरियसली लेते हैं इस बयान को? जी बहुत शुक्रिया जी। डोनाल्ड ट्रंप साहब के जितने भी बयानात हैं उन्हें सीरियस तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन इसकी सीरियसनेस इस हवाले से बनती है कि इसका जो रद्द-ए-अमल जाएगा वो तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने शायद इन्विजन नहीं किया है, क्योंकि उन्हीं के इत्तेहादी, उन्हीं के दोस्त जिनके पेट्रो डॉलर पे अमेरिका की इंडस्ट्री चलती है और उनकी वॉर इंडस्ट्री चलती है, ये ईरान ने अमेरिका पर तो हमला बराह रास्त नहीं करना है, क्योंकि वो 10,000 किलोमीटर दूर है और उनके पास बैनुल बर्राज़मी मिसाइल भी मौजूद नहीं है। उन्होंने इसका बदला जो है उनके खित्ते के ममालिक जो है वहाँ पे मौजूद उनकी अमेरिकी बेसिस से लेना है। अगर तो डोनाल्ड ट्रंप साहब इस रद्द-ए-अमल के लिए तैयार है तो फिर वो जो कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं वो कर गुजरें। वो कहा जाता है ना, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। तो फिर ईरान का तो नारा यही है, और ये नारा उनके न सिर्फ मैदान में बल्कि ऐवान के अंदर भी यही नारा लगा है कि उन्होंने इंतकाम लेना है। उनके मुज्तबा खामेनेई साहब का तहरीरी बयान भी और उनकी पार्लियामेंट के अंदर भी यही नारा, और उनके जो जनाजे और तदफीन और सफ़र आखिरत के जो मौके थे उस पर भी यही नारा ईरानी अवाम की तरफ से सुनने को मिला है। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को नविश्ता दिमाग पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि जिस कौम को माजी में इस तरीके से किसी गैर मुल्की कुव्वत ने सब्जुगेट ना किया हो, उसे ओवर पावर ना किया हो, तो उसे अमेरिका भी नहीं कर सकता। और बिलखुसूस आज की दुनिया जो है वो ऐसी नहीं है कि जिसमें आप सारी दुनिया को वेनेजुएला समझ लें कि वहाँ से उनके सदर को और उसकी बेगम को उठा लाएं और उसके बाद वहाँ एक रजीम चेंज का एजेंडा इन्फोर्स करके और उसके वसाइल पर कब्जा कर लें। बुनियादी जो मकसद है इस सारी जंग का यही दिखाई देता है। डोनाल्ड ट्रंप साहब यकीनन एक बयान दे के खुद ही वापस ले लेते हैं। उन्होंने 20% टैरिफ की बात की, तो ये एक लिहाज से ईरान के उस जो क्लेम को कंसोलिडेट करती है ये बात कि इस जोग्राफिया में जो चीज़ गुजरेगी वो ईरान की मर्जी और मंशा के बगैर नहीं गुजरेगी, और ईरान को ही यहाँ पे किसी किस्म का टोल या कोई इंतजामी फीस लगाने का हक हासिल है। किसी गैर मुल्की कुव्वत को जो हज़ारों किलोमीटर दूर से आकर यहाँ पे हुक्मरानी नहीं कर सकती, क्योंकि अब इस अंदाज से दुनिया को अपने जेरे कब्जा लेने का मामला जो है वो बिल्कुल लग चुके हैं। अब तो जहाँ कब्जे हैं वो कब्जे खत्म हो रहे हैं और उसके लिए लोग मुजाहमत कर रहे हैं। तो ऐसे में ईरानी कौम के साथ इस नौयत का खिलवाड़ यकीनन ना तो खित्ते के लोग पसंद करेंगे और ना ईरानी अवाम पसंद अच्छा करेंगे। मंसूर साहब, ये बताइएगा कि ये जो ट्रंप को अपनी जान का खतरा लग रहा है इतने मिलिट्री माइट के बावजूद कि इनको असैसिनेट कर दिया जाएगा, मुसाद ने इनको इन्फॉर्मेशन दी, टर्की से इन्होंने अपना कतरी जो जहाज़ है वो छोड़ के एयरफोर्स 1 मंगवाया, उस पर जा रहे हैं और फिर मतलब कह भी रहे हैं सोशल मीडिया पे अपने कि जी मेरी जान को खतरा है, कुछ हुआ तो मैं तो ईरान को बिल्कुल इनकी सिविलाइजेशन ही हम ख़त्म कर देंगे, एंड प्रेज बी टू अल्लाह। ये क्या इतने डरे हुए क्यों हैं? इसको क्या खतरा है और ये मुसाद की इंफॉर्मेशन करेक्ट है? इसके ऊपर जरा थोड़ी सी रोशनी डालिए। ये देखिए जिस मुसाद की इंफॉर्मेशन पर उन्होंने ये सारा वाबेला मचाया है उसी मुसाद की फराहम करदा इंफॉर्मेशन की बिना पर उन्होंने ईरान पर चढ़ाई की थी, और आपने देखा कि वो तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो फिजल आउट होगी। ना वहाँ पे रजीम चेंज हुई, ना वहाँ पे अवाम सड़कों पे आए, ना ही उनके लिए कोई ऐसा वहाँ पे वेलकमिंग उनके नारे लगे। तो ये डोनाल्ड ट्रंप साहब बुनियादी तौर पे नेतन्याहू के उस ब्लैकमेलिंग में आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो इस नौयत की जंग, इस नौयत की जो वॉर मॉन्गरिंग है वो सूट करती है। जब तक खित्ते के अंदर लड़ाई है, फसाद है, तो वो उसको एक इमरजेंसी सिचुएशन को अपने लिए एक फेवर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं अपने खिलाफ होने वाली अदालती कार्रवाई से बचने के लिए। और डोनाल्ड ट्रंप साहब तो खुद उनको उस अदालती कार्रवाई से बचाने के लिए खुद उनकी जो पार्लियामेंट के अंदर जो है उनके सदर से भीख मांगते रहे हैं, उसके बाद धमकियां भी देते रहे हैं उनकी अदालतों को। लेकिन सर ये खतरा सही नहीं है, क्योंकि ईरान ने तो, ईरान में भी पार्लियामान में भी आपने माहौल देख लिया, उनके फ्यूनरल में भी माहौल आपने देख लिया, वो तो बदले की बातें हो रही है ना। और पार्लियामान में देखें कि किस तरीके से, तो सही नहीं है खदशा ये उनका, कैसा हो सकता है मुमकिन तौर पर? देखिए जी, इसको आप रूल आउट तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इस नौयत की जो बेपर की इंटेलिजेंस उड़ाई जाती है और ख़ासतौर पे जिसको बहुत ज़्यादा फ्लेयर अप किया जाता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आप देखिए कि इन्हीं इंटेलिजेंस रिपोर्ट, ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि जो बरतानिया ने अमेरिका को दी और उन्होंने इराक पर चढ़ाई कर दी। और कल आपने देखा कि इराकी वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुलाकात के अंदर डोनाल्ड ट्रंप साहब ये फरमा रहे थे कि अब अमेरिका को इराक में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ फ़ौज की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ जो तबाही फैलानी थी वो फैला चुके हैं। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी एक वॉर इंडस्ट्री को चलाना है। जब तक वो चलती है एक मुल्क से दूसरे मुल्क और दूसरे से तीसरे, अब यही काम गजा में करने के बाद
लबनान में चले गए हैं। लबनान में करने के बाद अब उनको ईरान की मंजिल नजर आ गई है, और यहाँ पे सारा जो उनका मकसद यही है कि उनकी किसी तरीके से जो वॉर इंडस्ट्री जो है वो चलती रहे, और उनके अवाम जो है उनकी जो नाम नहाद मेगा बेस है उसको अमेरिका को अजीम बनाने का मौका मिलता रहे। बाकी सारी दुनिया चाहे भाड़ में जाए, उनके ना कोई सिविल राइट्स हैं, ना उनका कोई इंसानी हकूक है, इसलिए उनको ताराज करना, उनको बिल्कुल जैसे कहना मक्खी और मच्छर की तरह मार देना जो है वो अपने लिए जायज़ समझते हैं, और ख़ासतौर पर उस पर फिर कोई मुआवजा जो है उसके लिए कोई प्लेटफॉर्म बाकी रहने नहीं देना चाहते। अक़वाम मुत्तहिदा को पहले उन्होंने बेअसर किया है, इसी तरीके से डोनाल्ड जो नेतन्याहू ने उसको बेअसर किया है, बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत को एक खिलवाड़ बना दिया गया है। ऐसे में एक जंगल का कानून नाफिज करने के बाद फिर आप खुद अपने आप को कितना महफूज रख सकते हैं, चाहे आप अपने आप को जंगल का शेर ही कहते हो, आपको दीगर जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं या जो बाशिंदे हैं, जो भी मखलूक है, ईरानी बहुत है वहाँ पर। जी डोनाल्ड ट्रंप साहब उसी खौफ का शिकार है। जी जी, मंसूर साहब ये बताइएगा कि अब ये जो जंग का राउंड शुरू हुआ है, इसमें मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जो दूसरी हैं, यूएई खास तौर पे, ये अब कितना अफेक्ट हो रहा है और ये अब कंट्रीज क्या करेंगे? तो बहुत सारे मुल्क तो अब इसमें डायरेक्टली इफेक्ट हो ही रहे हैं, तो इस दफ़ा उनका क्या रिएक्शन होगा और उनका भी क्या लॉस हो रहा है? देखिए जी, बड़े पैमाने पे इस वक्त उन्होंने ईरानी हमले जारी हैं, खासतौर पे इस बार तो उर्दून को भी निशाने पे ले लिया गया है, और वहाँ पे जो कार्रवाई की गई है उसमें तो ईरान से जो एक सहम हुई है, वो उन्होंने जिस बेस को निशाना बनाया वो बुनियादी तौर पे अमरीकी फौज के ज़रिए इस्तेमाल नहीं थी, वहाँ फ्रांसीसी फौज तैनात थी। तो ऐसे में यकीनन एक रद्दमल भी उनकी तरफ से आता है। अब क्योंकि जंग में तो फिर ऐसे ही है ना कि आपके हार निशाना ठीक नहीं लगता, और ख़ासतौर पर जब आपके पास कोई प्रिसाइज हिट करने वाले टेक्नोलॉजी भी मौजूद ना हो। ऐसे में इस वक्त जो खित्ते के ममालिक है उसमें सऊदी अरब एक ऐसी एक्सेप्शन है कि जो ईरान के बराह रास्त हमलों से बचा हुआ है, लेकिन वहाँ पे भी आपने देखा कि ईरानी की एक प्रॉक्सी हुसी जो है वो यमन से अटैक कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त ये भी मामला बड़ा सीरियस है सना के एयरपोर्ट पर जी, और वो आने वाले दिनों में क्योंकि इसी तरीके से उसको डेवलप करना चाह रहे थे, जैसे शाम में एक इनकम स्टेशन था जिसको वो एक अपनी एडवाइजरी कैपेसिटी में इस्तेमाल करते थे पासदान इनकलाब, अब वो यमन के स्टेशन को जो है वो रीएक्टिवेट करना चाहते थे, ताकि वहाँ पे ये जो आबनाए हुर्मुज़ अगर किसी तरीके से उनके कंट्रोल से जाती है तो वो बाबुल मंदब वाला जो पैसेज है बहरा अमर के अंदर उसको ब्लॉक कर देंगे, और वो इससे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट बन जाएगा दुनिया के लिए और उनकी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि जितनी वेस्टर्न और सर तो आप क्या देख रहे हैं सर, आपका तज्जिया क्या कहता है? आने वाले हफ्तों में इंटरनेशनल मार्केट में फिर फ्यूल प्राइसेस बढ़ जाएंगी क्योंकि ब्लॉकेड हो गया है, यूएस की तरफ से ऐलान हो गया उसका, और ऑलरेडी मतलब बढ़ चुकी है प्राइसेस। कहाँ देख रहे हैं आप अब एक दो हफ्ते के अंदर? जी यकीनन उसका इमीडिएट फॉलोआउट तो तेल की कीमतों पर ही पड़ता है, क्योंकि जाहिर है उसकी जब तलब और रसद जो है उसमें कमी आती है तो फिर उसके बाद उसमें उसकी कीमतों में इजाफा जो एक नेचुरल फिनोमेना है। लेकिन उसके साथ साथ जो पूरी अशिया ज़रूरी है जो दुनिया भर के अंदर महंगी होती हैं, ख़ासतौर पे इंश्योरेंस कॉस्ट महंगी हो रही है, मॉर्गेज के डील्स जो हैं वो महंगी हो रही हैं, सूद का जो एक इनका सेटअप है दुनिया के अंदर उसके रेट्स जो है फ्लक्चुएट करते हैं। स्टॉक मार्केट तो आपको पता है कि वो इंसानी नफ्स की तरह अप एंड डाउन होती है, तो ऐसी सूरत में पूरी जो इकोनॉमी पर उसके असरात है वो यानी उनको महसूस किया जा सकता है, और एक एक फर्द पर उसके असरात होते हैं। और आपने नोट किया होगा कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने मुज़ाकरात या जो मफाहमती यादाश्त पर राजीनामा किया था, तो उसकी बुनियाद उनके अपने मुल्क के अंदर जो रिजर्व थे वो बिल्कुल ख़त्म होने के करीब आ गए थे। उस वजह से उन्होंने ये सारी चीज़ें जो हैं इस पर तैयारी की और दस्तखत किए। ये वो मामलात है कि जिसको इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने यहाँ तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं देख रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ डरा कर धमका कर जिस तरीके से वो खुद खौफजदा होते हैं छोटी सी धमकी के जवाब में, वो समझते हैं कि शायद दुनिया के तमाम मुल्कों को उसी तरीके से उसी नक्सियात का शिकार करके जो है वो ज़ेरे बार किया जा सकता है, लेकिन ऐसे हर जगह ऐसा नहीं होता। अच्छा मंसूर साहब, ये एक मुझे जरा प्लीज बताइएगा कि ये जो सेनेटर जो बड़े इजराइल को सपोर्ट करने वाले लिंडसे ग्राहम यूएस सेनेटर, इनकी नेचुरल डेथ आपको लगता हुई है या ये जब यूक्रेन गए हैं तो वहाँ जो है इनको शायद रशिया ने असैसिनेट किया है, वहाँ मारा गया उनको, और ये कवर अप है कि जी वापस आए तो जी नेचुरल जो है इनकी डेथ हुई है? आपको क्या लगता है? देखिए जी, इस पर तो मैं समझता हूँ यदि मेरे पास कोई बराह रास्त मालूमात तो इस ज़मन में नहीं है, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक यही है कि उनकी कोई जो शहरग है
उसके हवाले से कोई ऐसी डेवलपमेंट हुई थी कि जो इमीडिएटली बस्ट कर गई, और वो ऐसा फिनोमेना है जिसके को मेडिकल फौरी तौर पे रिलीफ। हाँ, लेकिन हो सकता है, आपको लगता है कि देयर इज अ चांस पॉसिबिलिटी हो भी सकता है कि उनको असैसिनेट ही किया हो? कुछ बात रूल आउट नहीं की जा सकती, लेकिन मैंने ऐसा किया ना कि इसके बारे में कोई ऐसी कंक्रीट या एम्पिरिकल एविडेंस मौजूद नहीं है, और कोई ओनरशिप भी नहीं ले रहा। बारे में खुद जी फील्ड मार्शल के दौरे से मुताल्लिक़ जरा बात करते हैं सर। ऐसे क्रिटिकल टाइम पे फील्ड मार्शल का तुर्की जाना, डोनाल्ड ट्रंप का उर्दुवान की तारीफ करना, इसराइल का उर्दुवान को ये समझना कि शायद वो जरा नेतन्याहू से इतना उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में जरा बताइए फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के दौरे को। यकीनन ये बड़ा अहम दौरा है, और खासतौर पे ऐसे अहम वक्त में कि जब खित्ता एक बड़ी ही तबाही और बर्बादी के दहाने पे खड़ा है, और आपके इल्म में है कि तुर्किया उन मुल्कों में शामिल है कि जो पाकिस्तान के इस जो सालसी का जो प्रोसेस है उसके बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हैं। और माजी में जब आपने नोट किया कि पाकिस्तान ने इस अमल की इब्तिदा की, तो सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र, ये तमाम मुल्कों के जो वज़रा ख़ारजा हैं वो पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए, और उन्होंने पाकिस्तान को न सिर्फ इस पूरे प्रोसेस में अपनी डिप्लोमेटिक सपोर्ट का यकीन दिलाया, बल्कि हर लम्हे पे पाकिस्तान को बेल आउट भी किया, और ख़ासतौर पे जब भी कोई चीज़ डी ट्रैक होने लगी तो उसको ट्रैक पर लाने की भी कोशिश की। यही मैं समझता हूँ दौरा इस हवाले से भी मुफीद साबित हो सकता है कि उसमें यकीनन ईरान की जो मौजूदा सिचुएशन है और अमेरिका के जो हमले हैं वो भी देर गौर आए होंगे, और इस वक्त पाकिस्तान तो यकीनन वाशिंगटन के अंदर अपना एक डिप्लोमेटिक वेट रखता है। पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत को जिस तरीके से अमेरिकी सदर खुद ज़ाती तारीफ का और उसका यानी वो करते हैं, फिर उसके साथ साथ जो दूसरे रहनुमा अभी लेफ्टी आपने आइडेंटिफाई किए वो रजब तैयब एर्दोगान है, उनके साथ जिस तरीके से उन्होंने रिप्रोचमेंट का इजहार किया, बिल्कुल नेटो पे उस इजलास के मौके पे जो अमेरिका की तरफ से उन्हें F-35 तैयारे फरोख्त करने थे, उस हवाले से जो ये बड़ा शुक्रिया, थैंक यू मंसूर साहब, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया मंसूर जावेद साहब, आपने वक्त दिया हमें। तो हमें ब्रेक लेना है, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे और राइज एंड शाइन का सिलसिला जारी। कीप वाचिंग, गुड मॉर्निंग। क्या आपको भी बुरे ख्वाब आते हैं, नाइटमेयर्स? कोई ऐसा ख्वाब जो बचपन से अब तक आ रहा हो और अभी भी आपको डरा देता हो? मेरा वो नाइटमेयर है कि मेरे दांत गिर रहे हैं। ये होता है, ये ख्वाब आता है कि और इतना खौफनाक, एक भी नहीं गिरता है, इकट्ठे 3-4 गिर जाते हैं। तो फिर सुना कि जी उम्र लंबी होती है, मैंने कहा उम्र, ऐसी लंबी उम्र का क्या करना है जिसमें दांत ही ना हो, सेहत अच्छी होती है, सुना है इसमें, ये भी सुना कि आपकी सेहत। ये बड़े खौफनाक ख्वाब भी है और कुछ लोगों के लिए हकीकत भी है कि जब दांत गिर रहे होते हैं गम डिजीजेस हो जाती हैं। अच्छा, गम डिजीज स्पेशलिस्ट बड़े कम होते हैं ज़ोहेब? एक कम है, क्या यहाँ पे है ही नहीं, मतलब हमारे मुल्क में बड़े कम हैं, और सोचिए हमारे स्टूडियो में लेकिन है। जी जी जी, कमाल हो गई ना। दांतों के मसाइल पर हम इस वक्त बात करने जा रहे हैं, गम्स के मसाइल पर, कैविटी, फिर दांत दोबारा रीग्रो होगा, ये टेक्नोलॉजी आ रही है, ये क्या है भाई, इसकी हमने बात करनी है। डीजेनरेट जब होती है उसको दोबारा से जनरेट करना, और ये जॉ की बोन की बात कर रहे हैं जिसपे दांत आपके टिके हुए हैं, अगर इसकी डिजीज एक होती है जिंजीवाइटिस कहते हैं, उसमें ये खत्म, गम्स के नीचे हड्डी खत्म, तो दांत कहाँ जाएगा, तो उसको दोबारा से ग्रो करना, ये जो हमारे कमाल डॉक्टर हैं, डॉक्टर अशर ने हमें ज्वाइन किया है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, एसोसिएट प्रोफेसर सैयद मेडिकल डेंटल कॉलेज और गम डिजीज स्पेशलिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं जनाब? अस्सलाम वालेकुम, आई एम फाइन। डॉक्टर पहले तो बताएं ना कि एक नॉर्मल डेंटल सर्जन और ये गम डिजीज स्पेशलिस्ट क्या फ़र्क है? Okay, so it's a big honor to be here, and gum diseases जो है मैंने ट्रेनिंग सब लंदन से किया है, तो बेसिकली आफ्टर डेंटिस्ट्री यू गो अब्रॉड और एनीवेयर, यहाँ पे भी ट्रेनिंग है। सो यू गो अब्रॉड, मैंने अपनी ट्रेनिंग सब रॉयल लंदन हॉस्पिटल जो है एफिलिएटेड था, तो क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी था, तो आई डिड ऑल माई ट्रेनिंग देयर, एंड सर्जरीज वहाँ पे भी। लेकिन ये है क्या इसमें ना डिफरेंस क्या है? वो तो है आपका सारा, इसीलिए आप यहाँ पर हैं, मौजूद भी लोग। लेकिन डेंटल सर्जन और गम डिजीज स्पेशलिस्ट, इनके प्रोसीजर्स, इनका काम में क्या फर्क है? So a dentist can diagnose gum disease, but as far as
इम्प्लीमेंटिंग जो काम है, जो सर्जरीज हैं, ये सारी चीज़ें हैं, तो वो स्पेशलिस्ट कैलिबर में आ जाती है। तो आई एम कमिंग अंडर द स्पेशलिस्ट कैलिबर जो सब ट्रेन होके लंदन से वापस आए। हमारी कौन सी गम डिजीजेज है जिसको आप ट्रीट करते हैं? So mostly the gum disease is very prevalent जो हमारी जो सोसाइटी में है। तो हमारे जैसे स्मोकिंग बहुत prevalent है। Unfortunately यहाँ पे हाइजीन का भी इशू है, poor हाइजीन है, people don't brush and it's as well good kind तो of। उसमें कौन सी बीमारियां होती हैं? So what happens is that awareness is not there for brushing in it, and then diabetes is also because of our poor habit. We जो खाना हमारा जो परहेज नहीं है, ये सब नहीं है, तो it's on the इसकी वजह rise. से क्या हो जाता है? So what happens is कि at this all of these issues लीड टू गम डिजीज़ जो आपने शुरू का कहा कि जिंजोवाइटिस से स्टार्ट होती है, फिर उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता दैट टूथ जो है द बोन स्टार्ट्स गोइंग अवे अराउंड देयर। एंड इवन आई हैव हैड वेरी यंग पेशेंट्स एज वेल हु हैड के जो हिलने शुरू हो गए, तो एक जो है वो बहुत मुश्किल से उनको, आई मीन ऑब्वियसली परेशानी की बात है, साइकोलॉजिकल बात है कि अगर इतनी यंग एज में यू नो आपकी अगर यू कैन नॉट हैव योर चूइंग एबिलिटी एंड योर एस्थेटिक्स भी है सामने का, आपको नज़र अगर बुरा लग रहा है, तो आई हैव हैड यंग पेशेंट्स लाइक दैट and some syndromes can also do it, but mostly जो main चीज़ है वो just पाकिस्तान में सबको nearly अब because of हमारी lifestyle, तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, so it is something to be alarmed about, and that's one of the reasons why I'm trying my best कि ये प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही है गम से रिलेटेड? क्या प्रॉब्लम्स हैं लोगों को? यानी क्या अक्सर तो बच्चों को ये होता है, हमने देखा है कि उनके टीथ निकल ही नहीं रहे होते, ये भी है ना, ये एक बड़ा कीनू का मसला है ना, ये कीनू के दांत गिर नहीं रहे और नए कब आएंगे जब गिर ही नहीं रहे पुराने? वो क्या प्रॉब्लम? So that can also be sometimes because of some syndromes जैसे बात की थी, तो वो आपकी cleidocranial syndrome है, ये सो है, तो वो the tooth itself जो इसकी genetics हैं वो होती नहीं है, तो वो फिर tooth itself आती नहीं है, so that can also be। क्या करते हैं इसमें? So इसमें ये है कि now there is some Japanese technology जो नहीं, दूध के दांत गिराएं कैसे? Yeah, वो गिरे और पीछे so पे दांत हैं। what we could do is first of all हम investigate करेंगे, x-rays देखेंगे कहाँ है, किस तरफ है, we'll find out कि क्यों हो रहा है, as in what's the reason, maybe thumb sucking, maybe you know some reason, because if अगर वो reasons जो हैं अगर वो सब ठीक है, कैरीज वगैरह की वजह से भी होता है कि वो डिलेड हो जाती है, अगर बहुत कैविटीज़ वगैरह लगे हैं दांतों में, तो वो अगर इन्वेस्टिगेट करके अगर एंड देन वी कैन सी कि अगर पक्के दांत हैं तो देन वी आर गुड टू गो, फिर हम थोड़ा सा अगर मे बी वी कैन। कोई अपनी ओल्डर एज में भी दूध के दांत लेके चल सकता है, गिरे ही ना हो? है आपकी बहन के है अभी तक? ये शैलीन बता रही है, कह रही है मेरी बहन है। कितनी बड़ी है आपकी बहन? कह रही है सिर्फ दो टूटे 30 साल की हो गई हैं, दांत नहीं टूटे अभी तक, दूध वाले दांत चला रही हैं। नहीं, how is that possible? प्रोड्यूसर से पूछो। अच्छा yeah, it happens sometimes, it can happen, and तो वो retained deciduous कहते हैं, retained teeth, it can happen, and then we investigate कितनी it। मासूमियत होगी ना उनमें कि मेरे तो भी तो दूध के दांत भी नहीं गिरे। डॉक्टर साहब क्यों नहीं टूटे वो, यानी उसमें क्या? So sometimes अगर दांत दूसरे नहीं आ रहे तो that's one of the reasons कि वो आए नहीं है, तो फिर वो जो रहता है वो रिजॉर्ब करता है, जो दूध के दांत है तो वो उसको रिजॉर्ब करके फिर ऊपर आता है, तो अगर वो है ही नहीं तो फिर वो रिजॉर्ब नहीं करेगा और फिर जो है वो दूध का ही रह जाएगा साथ में। और वो स्ट्रॉन्ग भी होगा Well, हाँ, I mean अल्लाह मियाँ की कुदरत है कि ऊपर से दांत आ रहे होते तो उसने ना कुछ ना कुछ जबरदस्ती करके आ ही जाना है नीचे। गम्स को कैसे आप दोबारा ले आते हैं? गम्स कैसे आप उसको ये बताएं? So the important thing now is कि अगर your bone and all of that has gone, ठीक है, अब ये किसी वजह से जो भी मैंने जैसे डायबिटीज़, स्मोकिंग या इसकी वजह से या पूरा हाइजीन, ब्रशिंग वगैरह नहीं किया, इंटरडेंटल नहीं किया, फ्लॉसिंग, ये सिंपल चीज़ें हैं। फ्लॉसिंग जो है वो कहते हैं कि ये मैथमेटिकल इक्वेशन है, PhD करना है, उसको सीख नहीं सकते, तो ये चीज़ें अगर सीखेंगे नहीं, बिकॉज वो 30-40% डॉक्टर साहब ये बड़ी सीरियस बातें हो रही हैं, आपके लिए एक सवाल है मेरे पास। जी आप ये बताएं, जिसके दांत अच्छे होते हैं वो कहते हैं कि मेरे दांत इतने प्यारे हैं जैसे घोड़े के दांत होते हैं, तो घोड़ा तो ना कोई दांत ब्रश करता है ना फ्लॉस करता है, तो ये उसके दांत इतने प्यारे कैसे होते हैं? और ये क्यों ऐसे कंपैरिजन किया जाता है घोड़े के दांत? चने खाता है वो, है ना, ये वैसे ये बचपन से सुन रहे, घोड़े के दांत की तरह मेरे दांत इतने अच्छे क्यों?
So what happens is that इनकी refined diet है, उनका अच्छा as in like whatever they're eating, तो वो काफ़ी refined है, तो वो cleansing हो जाती है. तो I mean हमारी diet भी इस तरह है कि we are going into fast food and everything, तो वो refined तो है ही नहीं. तो they have like वो जो आप घोड़ों को स्टडी करें, मैं बता रहा हूँ और देखिए एविडेंस क्या मैंने मिलता है स्टडी आपको। किया है, चिकपीस खाया करें आप, तो हर तरह से स्ट्रांग हो जाएंगे, अब दांत भी और हर चीज. अच्छा, उनके दांत चमकते भी बहुत हैं अच्छा, घोड़ों ये के। एक और चीज, दांत रीग्रो कैसे करता है, कब करे, ये आ गई टेक्नोलॉजी? So this is something जो जापान में they have looked into, and अभी ये है कि there's a gene जो है जो सप्रेस कर रही होती है कि दांत जो है एक बार जब आ जाती है तो वो सप्रेस करती है और कहती है कि नहीं अब और नहीं आएगी. तो एक इस इंजेक्टेबल एंड ऑल्सो इन मेडिसिन फॉर्म इन्होंने अब they've started studies and it has gone from animal studies moving towards humans now. अब इसका ये है कि इन्होंने एनिमल्स में तो इन्होंने पॉजिटिव फाइंडिंग्स देखी हैं कि that suppresses that gene and then that tooth can come out. कि उस तरह से वो सप्रेस जब हो जाती है, बिकॉज वो जीन हमारे अलमिया की कुदरत होती है कि वो रोक देती है दांतों को आने के लिए. तो वो अगर वो सप्रेस करें जीन को तो वो आ जाएगी एंड देन दैट वोंट बी सप्रेस्ड. सो इसका ये कब से टेक्नोलॉजी शुरू हो रहा है ये? so और ये it's इंजेक्शन से देंगे या सर्जरी कुछ होगी? both of that they're trying या to go tablet injectables and also medicines. It's like in the phase right मैं now. डॉक्टर साहब से पूछे कि टैबलेट में हुआ और टैबलेट खा ली, तो उसको कैसे पता चलेगा कि कहाँ दांत निकालना है? कहीं इधर उधर आ गया तो ये कुछ भी हो सकता है ना, उसको क्या पता. मेडिसिन तो मैं ना लूँ, हाँ कोई इंजेक्टेबल हो तो चलो, इंजेक्शन उस जगह लगाया तो उसी जगह ही रहेगा. कहीं चोट लग गई आपके तो वहां से दांत निकल. आप वही तो आप गोली खा के अपने दांत जो है रिस्क लेंगे दोबारा उगाने का? नहीं पूछे ना आप, नहीं, आप पूछे ना. नॉट मी. वहीं से निकलेगा, इसकी क्या श्योरिटी है? So there is इधर से भी निकल सकता. so there is that's why they're still studying it and there's strong promises हुई हैं 2030 में they're going to वो patent होगा कि वो official निकल आएगा. That's what they're saying. बिकॉज इनको टाइम लगेगा थोड़े. अब जो अगर कोई डिजीज़ है जिसमें दांत नहीं आए तो वो दे विल ट्राई ऑन दोज पीपल जो ह्यूमंस हैं. तो अभी ह्यूमंस पे जब चलेगा देन इट विल गो मोर. आपने गम्स की बात की ना, एक मसला आपको और बताऊं कि अब एज के साथ साथ आपके दांतों में ना सेंसिटिविटी शुरू हो जाती है. और क्यों? रिसीडिंग गम्स. ये मेरे साथ भी मसला अब जरूरी नहीं एज की वजह से हो, कभी ऐसे भी हो जाता है. मैं क्यों बोलूं, स्टेटमेंट चेंज करें, इसको डिलीट करें दोबारा से कि भाई होता है कभी 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 ऐसा होता है कि सब सही जा रहा है लेकिन ये कि रिसीडिंग गम्स हो जाते हैं और आपके दांतों में स्पेशली ऊपर की जगह बिल्कुल, तो वहाँ आपके ना सेंसिटिविटी हो जाती है और आपको मतलब लगता है कि बस ये कोई यहाँ पर ठंड भी लग रही है और क्यों सेंसिटिव हो गए हैं दांत और ये कि जी गम्स ऊपर जा रहे हैं, ये क्यों होता है? So this is बात तो नहीं है. Yeah, so what happens is that आपके जो bone when it goes down तो नीचे जो होती है तो वो cementum जो है एक cover होता है उस डेंटिन को, तो वो expose होती है and then that can do it. पता है आप उसकी बात है, इसका क्या ये इसको मैं नीचे कैसे खींचूं इनको गम्स को? Yeah, so for that so basically my training जो है first of all we can cover it with gum. एक हम हिस्सा से तालू से लेके वो लगा सकते हैं. तालू से एक थोड़ा गम का हिस्सा जो पैलेट है ये तो, हाँ तो ऊपर का हिस्सा यू कैन टेक इट एंड देन यू कैन प्लेस इट ओवर देयर. सो वो सेंसिटिविटी से कम करते हैं. काट कुट के? जी इट्स अ सर्जरी एंड बट पॉसिबल है. यस एंड एट द सेम टाइम अगर आपकी बोन भी जा रही होती है जैसे आपने भी पूछा था, तो इफ योर बोन इज गोइंग सो टू स्टॉप दैट तो रीजनरेटिव सर्जरी जो अब वो तो 2030 में है, लेकिन दिस जो रीजनरेशन जो मैं बोन का करता हूँ तो दैट सर्जरी हैज़ बिन देयर फॉर सम टाइम एंड दैट हैपन्स कि अगर बोन जा रहा है एंड दैट हैपन्स बिकॉज ऑफ जैसे मैंने पूरा लाइफस्टाइल की बात की तो मैं बोन और मेम्ब्रेन लगा के आई कैन ब्रिंग बैक दैट बोन एंड ऑल दैट. तो वो या सो दैट टूथ विल नॉट बी वो हिलेगा नहीं जैसे हिल रहा था, वो सारे बोन वापस आ जाएगा. ब्रश भी चेंज करें आप, ब्रश आप चेंज करना भूल जाते हैं. नहीं मैं अरे मेरी ब्रशेस की कलेक्शन देखो आप आके, और टूथपेस्ट की सेंसिटिव अलग. ब्रश वैसे कब चेंज करना है? बहुत से लोग नहीं चेंज करते. मतलब आप में से कितने लोग हैं जो टूथपेस्ट में गुलाब है? मैं रोज टूथपेस्ट यूज करती हूँ. क्या बात है आपकी.
आप कलेक्शन देखें आके, ये मैं बहुत ज्यादा ख्याल रखती हूँ दांतों का। ब्रश चेंज करते हैं, आप बताएं डॉक्टर साहब। आई एम वेरी पर्टिकुलर, आई एम वेरी केयरफुल। मैं वाटर फ्लॉस तक तो मैं करती हूँ। That's a good कभी thing. किया? जरूरत नहीं, महसूसात नहीं होते। फ्लॉस किसके बैग में फ्लॉस होते हैं मेरे? मैं आई यूज देम रेगुलरली, मैं बड़ा ख्याल रखती हूँ। गिरी गई ना उसमें। आप तो ब्रश का मैंने नाम लिया तो आप इतना क्यों लंबी कहानी नहीं दांतों का ख्याल करना रखना, पता है चाहिए क्योंकि वजह बताऊं, दांतों का जो दर्द और दांतों का जो मसले हैं, मुझे शदीद एंजाइटी होती है। वैसे हम दोनों ही करते हैं, डॉक्टर साहब ने देखा होगा हम दोनों। मैं डेंटिस्ट के पास जाते हुए, डॉक्टर साहब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, डेंटिस्ट के पास जाते हुए शदीद ना 3 दिन पहले ही जो है ना तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है। और जाके वहाँ मैं तो ऐसे अटैक होता है, पैनिक अटैक होता है। आप मुझे बताएं, हमारे यहाँ हैप्पी गैस का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? हमारे यहाँ पेन मैनेजमेंट कोई नहीं, हमारे यहाँ वो 3D ग्लासेस तक नहीं पहना देते कि बच्चे इधर उधर हम स्नो वाइट देखें एंड द 7 ड्वार्फ्स और साथ में प्रोसीजर हो जाए। क्यों हमारे यहाँ डेंटल प्रोसीजर्स को लिया जाता है कि नो पेन नो गेन, डील विद इट? मुझे लगता है बड़े इनसेंसिटिव हमारे यहाँ अभी भी चीज़ चल रही है कि जैसे नॉर्मल है, बर्दाश्त करो। क्यों बर्दाश्त करो जब दुनिया भर में डेंटल प्रोसीजर्स को लाइक अ स्पा, अब एक केस भी तो किया हमने, स्पा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। केस भी तो किया हमने, पता वो जो है बच्ची दुबई बेचारी। में डेंटल स्पा है भाई, मतलब इतना आपको रिलैक्स कर देते हैं और ऐसी चीजें आ गई हैं जिसमें आपकी एंजाइटी को एड्रेस करते हैं। हमारे यहाँ क्यों नहीं? Yeah, this is something जो as you said, happy gas, nitrous oxide, लेकिन बात ये सही सारी है ना चीजें ये? for sure, because जो भी कोई आता है वो तो fear तो होती है, हाँ, because तो it's a new place, क्यों नहीं हमारे new happy thing, gas वगैरह use and especially कोई अगर इन्फ्लिक्ट कर रहा है, कोई पेन आ रहा है कहीं से, तो obviously कोई भी इंसान हो तो वो होता है। क्यों ऐसे? So we need to इसका ये एक तो first of all the doctor also has to be calming, has to be वो अगर थोड़ा सा प्रोटोकॉल इस तरह से anxiety reduction protocol कर रहा है, मैंने for देखा sure. है पीडियाट्रिक डेंटल सर्जन्स कहाँ हैं? Yeah, उसमें भी dentist yes. कहाँ हैं? For now there is also चले, a अभी lapse in sitting में that, हम वो भी कम है। सब काम इस करें। बारे में जरूर डिस्कस Very करेंगे, important. ये बड़े मसाले तो ये हैं। पता है डॉक्टर साहब बहुत ये शुक्रिया, बड़ा आपने वक्त जरूरी दिया है। हमें Same. और लोगों को अवेयर किया कि Thank you, थैंक्स। वी नीड पीडियाट्रिक डेंटल। और हमारे जो बच्चे हैं ना, ये बाहर बैठे हैं, काम कर रहे हैं कमाल, लेकिन बाहर के बच्चों को देख रहे हैं। यहाँ के बच्चों की भी आपको जरूरत है। जी जी। वापस आए। And I've got my own clinic as well at Dotalwar, and in the morning I'm an associate डॉक्टर साहब वो professor. अपॉइंटमेंट तो मैं ले रही हूँ, तो आप मसला ही चले एक राइज एंड शाइन पे हमने एक 4 ब्रेक से लेना 6 है, ब्रेक के बाद इधर जरा ब्रेक के बाद हम मैं वापस आएंगे। डॉक्टर साहब 4 से जाइएगा 6 नहीं 4 से 6 देखते वेलकम बैक आफ्टर द Welcome ब्रेक। back. गुड मॉर्निंग एवरीवन। फीफा वर्ल्ड कप के मुकाबले जारी हैं। सेमीफाइनल, क्या जबरदस्त सेमीफाइनल हुआ स्पेन और फ्रांस के दरमियान कैसा और एम्बापे की फ्रांस हार गई। एम्बापे अफसोस हुआ आपको? की फ्रांस हार गई। एम्बापे की फ्रांस हार गई, बिल्कुल। एम्बापे के बहुत Fans ग्रोइंग स्टार, यानी अब रोनाल्डो मेसी के बाद एम्बापे का नाम आता है, लमीन यमाल का नाम आता है, 2-3 ऐसे स्टार्स हैं। तो लोग ये कहते हैं कि एम्बापे इस सेमीफाइनल में तो अच्छा 1-2 गोल तो करेगा, लेकिन वो नहीं कर सका। स्पेन ने बहुत अच्छा डिफेंड भी किया और स्पेन ने फिर 2 गोल से ये मैच जीता भी। तो फाइनल में पहुंच गई है स्पेन और आज जो मुकाबला होने वाला है वो है अर्जेंटीना और इंग्लैंड के दरमियान। क्या तो बात। इंग्लैंड में बेलिंगम है, इंग्लैंड में हरिकेन है, और आपको अर्जेंटीना का पता ही है, मेसी अर्जेंटीना में, मैकलिस्टर है, और परेज है, अल्वारेज है, और बहुत सारे प्लेयर्स हैं। और स्पेन की बात करें तो अर्जेंटीना। स्पेन वैसे भी आपको पसंद बहुत है, आपका सेकंड होम है, जी जी जी, है सही है। स्पेन मैं चाह रहा था स्पेन जीते, है ना? आपस की बात। ये बात भी है। हाँ। और साथ में इनके वो क्या प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर, ही इज माय फेवरेट। हाँ, ये बहुत पसंद है, इतना मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। क्या बात। वो जिस तरह ट्रम्प को जवाब देते हैं या देते वैसे हैं। जो हमेशा उनका स्टांस और एक होता इटली है। की भी, इटली की भी इटली की तो वो तो गुड़िया है भाई, वो तो बहुत ही, वो तो मोदी से पूछो। मेलोडी अब टॉफीज लेके चले गए उसके लिए, हद हो गई कि आपके नाम से मिलती जुलती है। सही बात। टॉफी का पैकेट लेके आए हो आपके लिए। खैर, अरे मोदी के बहुत अरसे से जिक्र नहीं किया हमने। हाँ, किधर है भाई, कहाँ हैं आप? ये किस लगता है किसी जी। फिल्म की शूटिंग में, मेकिंग में मोदी जो है मसरूफ है। कौन सी आजकल movie? खामोशी है, पता नहीं कोई मुरिंदर बना रहा होगा अपनी तरफ से। खैर, तो 2010 में स्पेन पहली, यानी 2010 में जीता था ये वर्ल्ड कप, और अब तकरीबन 16 साल बाद स्पेन दोबारा उसको मौका मिला है कि वो फाइनल में पहुंचा है। तो बहुत टफ अभी कंपटीशन अर्जेंटीना और इंग्लैंड का। मुझे लग रहा है कि अर्जेंटीना जीतेगा और अर्जेंटीना और स्पेन का फाइनल होगा। आपको पता है स्पेनिश लीग मशहूर लीग है, ला लीगा। इसमें टॉप स्टार्स खेले हुए हैं, रोनाल्डो हो, वो गैरेथ बेल हो, मेसी हो, कोई भी हो, तो वो ला लीगा में खेले हुए हैं, ला लीगा से ही ज्यादा हिट हुए हैं,
है ना। रियल मैड्रिड में रोनाल्डो खेले और बार्सिलोना में और दूसरी कंट्रीज में भी ला लीगा की जो हैं वो एकेडमीज होती हैं जहाँ बच्चों को ट्रेन किया जाता है। ला मार्सिया एकेडमी उनकी, मैंने ये दुबई में नाम सुना, ला लीगा में ना बच्चियाँ खेल रही थी उसमें, तो ट्रेन करते हैं। टैलेंट पूरी दुनिया से जो है उसको जो है उसको आइडेंटिफाई करके जो है टीम का हिस्सा बनाते हैं। तो मेसी जब इतना सा था ना, पिद्दू सा इतना सा, तो मेसी को उन्होंने इनकी एक एकेडमी थी, उन्होंने ले लिया कि भाई इसमें टैलेंट है बच्चे में, वहां से इसको आप देखें नर्चर किया और उसको सिखाया सारी तुमने चीजें। ऐसे बोला, यकीन करो इतनी अपनायत से बोला कि मुझे लगा कि तुम भी वहीं थे, कि जब वो छोटा सा था तो हमारे सामने होता था तो हम कहते थे देखो तुम बड़े होके ना स्टार बनोगे, गोदों में खिलाया हो है, माही सईद वाली बात हो गई। बड़ा भाई, ऐसे लोग क्या देते हैं, छोटा भाई तो नहीं था। छोटा भाई है तो बता दो। तो खैर ये है। तो मुझे एक चीज याद आ गई, वो वक्त नहीं है, वो बहुत से लोग ऐसे बोलते थे जो अब चले खैर एक ब्रेक देते हैं, ब्रेक के बाद। चलो ब्रेक में तो बताओ, ब्रेक की मैं ब्रेक में तय करूंगी कि ये बात लाइव बताने वाली है या नहीं। चलें जी, और भी बहुत कुछ यार, बनाओ सिंगार की भी बड़ी बात है। और एक हमारी सेलिब्रिटी ने कहा है कि जी ये जो ट्रेनर्स होते हैं, फिटनेस ट्रेनर्स, ये तो अंडे वाले फिटनेस ट्रेनर्स हैं, ये इनको सिर्फ अंडे खिलाना आता है, लेकिन इनको और जो है क्वालिफाइड नहीं है। तो इस पे रिजवान आके जरा है ना इसको इस पे जवाब देंगे, ब्रेक के बाद वापस इस पे रोशनी डालेंगे, अंडे डालेंगे। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आपने सुना होगा योगा ट्रेनर्स होते हैं, हाई इंटेंसिटी के ट्रेनर्स होते हैं, लेकिन अंडे वाला ट्रेनर जो है ये एक नई टर्म है। जी क्या टर्म है, कहाँ से आई है ये, कहाँ से आई है ये टर्म? ये बस जी आ ही गई है, कुछ ऐसे आई है कि महानूर परवेज, हाँ जी महानूर, हाँ नाम महानूर हमारे शो पे भी आई थी। महानूर परवेज ने एक अपने किसी पॉडकास्ट वगैरह में बताया जो उनका एक्सपीरियंस है कि भाई ट्रेनर्स जो होते हैं वो इतने सारे क्वालिफाइड नहीं होते और ज़्यादा आपको अंडा डाइट ही दे देते हैं कि जितने अंडे खा लो, 4 अंडे सुबह खा लें, 4 अंडे रात। हाँ, तो इतने कोई ऐसा क्वालिफाइड तो होते नहीं है कि सही तरह गाइड करें। इस पे जो हमारे शो पे आते रहते हैं बड़े ज़बरदस्त फिटनेस ट्रेनर रिजवान है, रिजवान नूर, उन्होंने उसका जवाब दिया कि जी अच्छा मैं बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को जानता हूँ जो कि यहाँ कराची में एक टर्म यूज़ की जाती है मुफ्ता। हर चीज़ में, हर जगह टर्म मुफ्ता चाहते हैं, और जो मुफ्ता चाहते हैं उनको फिर ऐसे ही अंडे वाले ट्रेनर्स मिलते हैं, सही ट्रेनर्स क्वालिफाइड नहीं मिलते। नहीं, लेकिन मुझे एक बात, रिजवान तो हाँ रिजवान हमारे साथ है, पहले इंट्रोड्यूस है। रिजवान अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है भाई? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? हम ठीक ठाक है। ये मुझे पहली बात तो ये है कि तुम्हें बुरा क्यों लगा, तुमने जवाब क्यों दिया इसका? क्या कोई चल रहा है तुम्हारा मानूर परवेज से, कोई टाकरा है? मानूर ने कोई पैसे आपने मांगे कि भाई हाँ मैं ट्रेन कर दूंगा? हाँ नहीं करो, ऐसा हुआ है? कोई हिस्ट्री है पूछना चाह रहे हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मानूर आई नो शी इज वर्किंग गुड, बहुत अच्छा काम करिए, बट जब एक टर्म यूज करी जाती है ना सबके लिए इक्वल, तो फिर वहां पे फ्रॉम दिस इंडस्ट्री फ्रॉम वेयर आई बिलोंग, तो मैं इस इंडस्ट्री में जानता हूँ, इतने सालों से 18 सालों से काम कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो ट्रस्ट में पैसे नहीं देते, उधार करके जाते हैं, कितने तो सप्लीमेंट भी हमसे लेके चले जाते हैं, और उसके बाद वो इस तरह से कभी किसी को ऑल ओवर रगड़ देते हैं कि सब जो है वो अंडे वाले ट्रेनर है। तो ऑफ कोर्स आई नो अंडे वाले ट्रेनर भी एग्जिस्ट करते हैं जो कि क्वालिफाइड नहीं होते और वो फ्री में काम करते हैं, तो उनको फिर इसी तरह अंडे वाले ट्रेनर मिलते हैं। इसलिए मैंने ये वर्ड यूज किया, बिकॉज दैट वर्ड जबकि महानूर ने वो वर्ड यूज नहीं किया था, हमारे वर्ड होस्ट है आई गेस आपके चैनल के साथ भी काम करते हैं अदनान फैसल, तो उन्होंने एक वर्ड यूज किया दैट जाहिल वर्ड, तो दैट हर्ट्स मी रियली हार्ड। तो मैंने बोला यार इसका एटलीस्ट मेरे जवाब क्या जाहिल यूज किया? मुझे मैंने नहीं सुना। रिजवान क्या कह रहे, क्या जाहिल यूज किया? तो उन्होंने बेसिकली कहा कि सारे ट्रेनर्स को जाहिल कह रहे हैं, तो देख लें आप, तो उसूलन उन्होंने भी नहीं कहा था, लेकिन वो जाहिल वर्ड जो है ना वो हमारी इंडस्ट्री के लिए ऐसी पर अगर आप सबको एक ही तराजू में तोल देंगे तो सब जाहिल नहीं है, इसमें बहुत सारे अच्छे ट्रेनर्स भी हैं। क्वालिफाइड नहीं है तो उसका उर्दू में तर्जुमा करके बोल रहे हो कि जी आप ये कहना चाह रही हैं इस तरह। हाँ, जब आप कहते हैं किसी के लिए क्वालिफाइड ही नहीं है तो वो फिर एक ना अपने टर्म में उसने अदनान ऐसा लड़का नहीं है, उसने जाहिल इस तरह नहीं कहा, हम जानते हैं। लेकिन आई थिंक दैट्स वो ट्रांसलेट करके बोल रहे हैं। आई हैव अ रिस्पेक्ट फॉर ऑल ऑफ देम, बट इस तरह से बहुत अच्छे सेलिब्रिटीज भी हैं जो पे करते हैं हमें, हम सालों से उनके साथ काम करते हैं, लेकिन हम वहां पे कभी भी उनके लिए यूज नहीं करते कि सब मुफ्त है। आई नो उसमें भी कुछ ऐसे लोग हैं, खासतौर पर वो लड़कियों में हैं, आई नो अ लॉट ऑफ देम, बिकॉज मैंने पूरी सेलिब्रिटीज को ट्रेन किया है। कितने लोग ऐसे हैं जो हमें बोलते हैं शॉर्ट आउट ले लो,
एक रील साथ बना लेंगे, यार छोड़ो हमसे भी पैसे लोगे क्या। तो ऐसे लोग खासतौर पे जो क्वालिफाइड हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने एजुकेशन पे, तो उनका ये राइट बनता है कि भाई हम पैसे लेके अगर आपको ट्रेन करते हैं तो ऑफकोर्स देयर इज अ रिजल्ट। और जो खासतौर पे अंडे वाले ट्रेनर हैं, उनके पास वो नॉलेज नहीं होती, उनको लगता है कि अंडा सिर्फ प्रोटीन वही दे सकता है, इसके अलावा दुनिया में और कोई चीज नहीं, तो वो अंडे वाले ही डाइट पे लेकर चले जाता है। अच्छा, लेकिन रिजवान, जिस तरह तुमने कहा ना सेलिब्रिटीज के बारे में बताया कि जी ये तो पैसे नहीं देते चले जाते हैं, उसमें ये भी देखो कि जो सेलिब्रिटी से इंस्ट्रक्टर्स और ट्रेनर्स को कितना फायदा होता है। एक तो वो हर जगह बताते हैं कि अरे मेरे पास तो ये भी आती है सेलिब्रिटी, वो भी आती हैं, और वाकई शाउट आउट की एक वैल्यू है लाखों में, और वो शाउट आउट के बदले अगर उनसे बार्टर में ट्रेनिंग सेशंस लेती हैं तो उसमें क्या बुराई है? नहीं देखिए, बुराई कोई नहीं होती, लेकिन सबको एक जैसे आप नहीं सोच सकते। द ओनली प्रॉब्लम इज सब जाहिल नहीं है। किस वाले लेकिन नहीं, वी हैव टू स्टिक टू दिस कि जो मैंने ये बोला कि भाई वो आपको वैल्यू दे रहे हैं, आपकी ब्रांडिंग कर रहे हैं, तो इसमें मुफ्त वाला जो तुम्हारा है वो वाला स्टेटमेंट कहाँ फिट आती है कि सेलिब्रिटीज तो हैं जी मुफ्त में सेशंस देके चले जाते हैं, पे नहीं करते। अब इसको थोड़ा सा जस्टिफाई करो यहाँ। सर देखें, बिल्कुल शॉर्ट आउट की किसी किसी को जरूरत होती है, किसी किसी को नहीं होती। कुछ ऐसे लोग हैं आपको वहाँ बुरा लगा ना, यहाँ थोड़ा हमारे भी फ्रेटर्निटी पे बात आई तो मैं उनकी तरफ से भी पूछना चाहूंगी कि देखिए आपको बुरा लगा कि उनको जाहिल कहा, मुझे भी थोड़ा अजीब लगा कि आपने कुछ कह दिया। अब कौन है वो? हाँ, मेरे कबीले मेरे फ्रेटर्निटी के लोगों को आपने कहा कि ये मुफ्ता करके चले जाते हैं, तो थोड़ा सा इसलिए मैं भी चाहती हूँ कि इसको भी क्लियर किया जाए कि व्हाई यू सेइंग दिस, दे गिविंग यू वैल्यू एंड फेम। मैंने कहा, मैंने इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है। मेरे मोस्ट फेवरेट सेलिब्रिटीज में फहद भाई, फैसल कुरैशी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें पैसे भी वैल्यू देते थे और हमें शॉर्ट आउट भी देते थे। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपको वैल्यू देते हैं क्योंकि ट्रेनर्स की एक रिस्पेक्ट होती है, बिकॉज वो एक आपके डॉक्टर की तरह काम कर रहे होते हैं, आपके साथ इतना काम कर रहे होते हैं, तो उनकी वो वैल्यू बनती है। वो अपने पैसों पे भी देते हैं, फिर उनको शॉर्ट आउट्स भी देते हैं, सारी चीजें चलती हैं। तो उसमें बहुत अच्छे लोग भी हैं, बट कुछ ऐसे लोग भी हैं कुछ। हाँ जरूर। अच्छा, ये अंडे वाला बर्गर कुछ कैसे लोग हैं? नहीं, कुछ कैसे लोग हैं? ये लोग पैसे भी देते हैं आपको, शाउट आउट भी देते हैं, तो जो दूसरे लोग हैं वो क्या गलत कर रहे हैं? देखें, फिर अगर हम आपसे पैसों की बात कर रहे हैं, लेट्स सपोज नादिया, इफ आई एम ट्राइंग टू गेट यू कि यार आप मेरी क्लाइंट बने और मैं आपको ट्रेन करूंगा, उसका ऑफ कोर्स मैंने अपने ऊपर जो इन्वेस्ट किया है उसका मेरा भी कुछ मुआवजा बनेगा, तो मैं आपसे वो पैसे लूंगा, बिकॉज मैंने अपने सालों के ऊपर जो पैसे खर्च किए, मैंने इतनी एजुकेशन की है, मैंने इतना कुछ जो किया है, उसका मेरा एक कुछ मुआवजा है, मैं वो मैं आपसे लेता हूँ। तब जाके मैं आपको एक अच्छी ट्रेनिंग गाइड, आपको न्यूट्रिशन प्लान, आपको हर एक चीज देता हूं। देखिए इसमें बात ये है, अब नादिया खान है, सपोज फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम बात करें, नादिया खान है, लाखों में फॉलोवर्स हैं। अब नादिया खान अगर किसी जिम में जाके एंडोर्समेंट दे देती है कि इधर आप आए, और अच्छा खुद फिट भी है, चलो अगर फिट ना होती तो बात है, तो मुझे बताएं कितनी क्लाइंटेज बढ़ जाएगी उस जिम की? तो ये बार्टर हो गया ना, बिल्कुल बढ़ेगी, है ना? तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। अब आप अगर कोई नादिया खान के बारे में कह दे जिम ओनर कि मुझे तो पैसे भी नहीं देती बगैर पैसे के। अच्छा, मैं आपको बताऊं कितने जिम्स तो फ्री मेंबरशिप्स देते हैं सेलिब्रिटीज को, छोटे बड़े सब के भी हमारे जिम में नजर आए, तो उससे उनकी जो है ना वो एक वैल्यू बढ़ती है। तो वो मैंने कहा कि थोड़ा सा खफा हो रहे होंगे सब के ये क्या बोल दिया रिजवान ने। नहीं बिल्कुल, देखें आप वैल्यू आप बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन सम टाइम आप जब वैल्यू देते हैं उसका एक फीडबैक जो बाद में आता है ना, कि आप उस इंसान को भी वैल्यू देते हैं कि मैंने इस जगह से किया, मैंने इस ट्रेनर से किया, दे आर गुड, लेकिन उसको कहीं आप बैठ के अगर बोलें यार मैंने तो फ्री में किया था लेकिन वो लोग सही नहीं थे, मुझे अंडे वाले ट्रेनर्स मिले थे, तो इसका मतलब आप उस जिम को डी वैल्यू करें, उस ट्रेनर्स को डी वैल्यू करिए। तो अंडे वाला ट्रेनर जो उनका ट्रेनर है, आप उसको वैल्यू नहीं दे रही। अगर वो बेशक आपके साथ फ्री में भी काम करे तो उसकी वहां पे भी रिस्पेक्ट बनती थी, शो पे नाम लिया जाता है बकायदा कि चले आपने ट्रेनर्स को डिपेंड किया। ये अंडे वाला ट्रेनर वैसे होता क्या है? मुझे बताएं, ऐसे होते भी हैं, ऐसे होते अंडे वाला ट्रेनर देखें, बर्गर सुना था आपने अंडे वाला, इससे एग्जिस्ट कर। हाँ, अंडे वाले ट्रेनर बिल्कुल हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को, मैं बहुत सारे कंप्लेंट्स सुन चुका हूँ क्योंकि पूरे दिन अंडे खिलाते हैं, और लिटरली लड़कियों को अंडों से नफरत होती है। जब वो हमारे पास आती है तो पहले ही बोलती है प्लीज हमें अंडे मत देना। क्यों? क्योंकि पहले ट्रेनर मुझे सिर्फ पूरा दिन अंडे खिलाता रहा। तो ये ऐसे लोग बिल्कुल हैं इंडस्ट्री में। नहीं, और आप मना कर दें, जैसे मैं अंडे कभी जिंदगी में नहीं खाए, चल फिर रहे हैं सही तरह। अंडे का ऑल्टरनेट है, अंडे का ऑल्टरनेट है, इफ यू आर द गुड न्यूट्रिशनिस्ट, तो अंडे के कितने हजारों ऑल्टरनेट मिल जाएंगे आपको। अगर आप अंडे नहीं खाना चाहती तो दिस इज माय राइट कि आपको अंडे की जगह रिजवान ये भी है कि वाकई कुछ ट्रेनर्स जो हैं क्वालिफाइड होते भी नहीं हैं इतने, और खास तौर पे न्यूट्रिशन को लेके वो क्यों डाइट प्लान्स दे रहे होते हैं? मुझे तो उसकी भी समझ नहीं आती कि जी उनके पास होता है जी आपने ये खाना है, ये खाना है, ये खाना है, क्यों?
क्योंकि कोई भी ट्रेनर को न्यूट्रिशन के लिए राइट नहीं बनता, कोई भी ट्रेनर को न्यूट्रिशन के लिए लाइसेंस नहीं बन सकता कि उनको आपको डाइट प्लान दे। तो जो भी ट्रेनर डाइट प्लान दे रहे हैं वो सबसे बड़ा गलत काम करे। डाइट प्लान जो है हमेशा डाइटिशियन देते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन डाइटिशियन जिनको लाइसेंस मिला होता है। लेकिन बहुत सारे ट्रेनर्स इसमें हैं, हम गाइड जरूर कर सकते हैं कि आप अंडे की जगह क्या खाएं, लेकिन हम पूरे डाइट प्लान आप नहीं दे सकते। बाकी कितने ट्रेनर्स डाइट प्लान अपने बेचते हैं, विच इज नॉट ऑल्सो अ राइट थिंग। मैं एक इंडस्ट्री से ताल्लुक रखता हूँ, मैं हजारों लोगों को सर्टिफिकेशन देता हूँ, हमारे पूरे कोर्सेज होते हैं, उसमें हम सारी चीजें बताते हैं। वहां पर भी यही बताते हैं कि न्यूट्रिशन की आप गाइडलाइन जरूर दे सकते हैं, बट आप किसी को डाइट प्लान नहीं दे सकते। बिल्कुल। तो अंडा डंडा दोनों जरूरी है, हमने तो डंडे खा के आगे बढ़े हैं। हाँ अच्छा सुनो, बिल्कुल, लेकिन अंडे, बट स्टिल अंडे इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो आप जरूर अंडे खाएं। और अंडे वाले ट्रेनर भी आपको मिलेंगे, लेकिन अंडे वाले क्लाइंट्स भी आपको मिलेंगे। हाँ। अच्छा ये बताएं कि रिजवान आजकल अभी ट्रेंडिंग क्या है, एक्सरसाइज और क्या चल रहा है? मैं तो जब सोशल मीडिया पे देखती हूँ टाई ची, लूज वेट विद टाई ची, फिर 4 पेजेस के सवाल आते हैं, फिर 4 और आ जाते हैं, एंड में कहते हैं पैसे मांग लेते हैं। हाँ जी, आपकी रिपोर्ट बन गई है नादिया, आपने इतनी फिट हो जाएंगी आप 40 दिन में, लेकिन पहले आप जो है ना $80 दें। वही मेरा मूड ऑफ। नहीं देखें, ये बहुत सारे बेचने के तरीके हैं, लेकिन इस वक्त मैं सबसे ज्यादा रिकमेंड करता हूँ, मैं आपके शो पे भी आपको हमेशा बताया कि आप बैठे बैठे गाड़ी में एक्सरसाइज कर लेती हैं। आप वो चीजें जो कि आप घर में खुद से कर लें, तो दैट इज कॉल्ड फंक्शनल ट्रेनिंग। फंक्शनल ट्रेनिंग में होता ये है कि आप हर चीज खुद कर सकती हैं, कुछ रेजिस्टेंस बैंड के थ्रू, कुछ हल्के फुल्के वेट्स के थ्रू, कि जो आप पूरी रोज की आपकी डेली मूवमेंट है। फंक्शनल ट्रेनिंग इज ऑल अबाउट खाना पीना, उठना बैठना सोना, तो आप पूरे दिन की जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसको फंक्शनल ट्रेनिंग कर रहे हैं। अच्छा, बट व्हाट इज टाई ची? टाई ची क्या है? अभी लूज वेट विद टाई ची क्या है? ये नई चीज है भाई, नई बला है। देखें, इस तरह की बहुत सारी चीजें आती हैं वर्कआउट करने के लिए। टाई ची में भी मूवमेंट जो है वो ज्यादातर मोस्टली एमएमए से रिलेटेड है। इसी तरह से एक्सप्लोसिव कुछ ट्रेनिंग्स होती हैं, क्रॉसफिट ट्रेनिंग्स होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग है। लेकिन ये सिर्फ बेचने के कुछ बेसिकली व्यंजन कहलाते हैं, जिसको आज अगर अंडे का वर्ड यूज होता है, इसी तरह हमारे पास भी बेचने के वर्ड यूज होते हैं कि मैं आपको ये करा दूंगा, मैं आपको एमएमए करा दूंगा। एक महीने में नेचुरली यानी कोई मेडिसिन लिए बगैर कितना वेट लूज करना चाहिए? कितना टारगेट आपका होना चाहिए? एक वीक में 2 पाउंड पर तकरीबन एक महीने में आप 4 से 6 केजी एक हेल्दी वेट लॉस है। हेल्दी वेट लॉस 4 से 6 केजी है। अगर कुछ लोग इससे ज्यादा करते हैं, ऑफ कोर्स वो लोग हैं जो कि ओबेसिटी में हैं और उनका ड्रास्टिक वेट लॉस हो जाता है, लेकिन 4 से 6 केजी इज गुड। लेकिन अगर इससे बहुत ज्यादा वेट लॉस करें, 8 से 10 केजी करें एक महीने में अंडे खा के, तो ऑफ कोर्स वो आपके लिए अनहेल्दी वेट है, जिसमें अपना मसल लॉस भी कर रहा है। तो फैट के साथ मसल लॉस करना विच इज नॉट अ गुड साइन। भाई मैं लेकिन टाई ची पे वापस आती हूँ। देखो जो भी चीज चाइनीज है ना फिटनेस को लेके, मैं बड़ी इंप्रेस होती हूँ, क्योंकि एक हिस्ट्री है ऑफ फिटनेस, मार्शल आर्ट्स, बॉडी एंड माइंड। उसका जो है ना, ये हल्का नहीं हम उसको ले सकते, क्योंकि जो बात है कि सबसे स्विफ्ट मूवमेंट्स और ये फाइटिंग स्टाइल एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड, वो तो चाइनीज ही है भाई। जो बात है इस पे हमको नेक्स्ट टाइम जरा इसके लिए इतना फोकस चाहिए, और इसमें जिंदगी में आप रोजाना वैसे ही लड़ रही हैं। हमें चाहिए ना फोकस एंड मेडिटेशन, वी नीड दिस। कितनी अच्छी बात है कि एक्सरसाइज के साथ साथ माइंड की भी जो है ना आपको कंट्रोल और मेडिटेशन साथ में। रिजवान, हफ्ते में कितने दिन जिम जाना चाहिए वैसे? सूलन बेस्ट रेजिम क्या है, कितने घंटे और कितने दिन? देखिए, फ्रीक्वेंसी 6 दिन की लोग रखते हैं, जो लोग 6 दिन की रखते हैं वो 5 दिन जाते हैं, जो 5 दिन रखते हैं वो 4 दिन जाते हैं। उसूलन मेरे हिसाब से 4 to 5 days इज गुड इनफ। आप हफ्ते में जाएं, 45 to 60 मिनट इज बेस्ट टाइम, जिसमें आपका कार्डियो भी होना चाहिए, जिसमें आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, जिसमें आपकी स्ट्रेचिंग वगैरह सब होनी चाहिए। फोन जो है, अच्छा इधर मसला आ जाता है फोन का। कितनी दफा जिम में मैंने देखा है कि लोग जाते हैं, अपना फोन निकालते हैं, 1 घंटा ही करना है, उसमें 40 मिनट तो फोन पे होते हैं, कॉल्स आ गई, टेक्स्ट कर रहे हैं, ट्रेडमिल करते हुए टेक्स्ट हो रहा है, ये क्या है? ये बेसिकली कुछ चीजें हैं जो कि आप कभी कभार सोशल मीडिया प्रेजेंस अपने दिखाते हो हर वक्त स्नैपचैट पे, और ये काम भी सबसे ज्यादा लड़कियां करती हैं। कुछ मामलात होते हैं जो निपटाने पड़ते हैं, लड़कियां करती हैं, कुछ फंसे हुए मामलात हैं जो निपटाने पड़ते हैं। नहीं, लेकिन जिम में डोंट यू थिंक इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम? बल्कि अलाउड ही नहीं होना चाहिए कि अपना फोन छोड़ के आए आप लॉकर में। बिकॉज उस वक्त आप अपने फोकस से हट जाते हैं। कुछ लोग तो खड़े पे रील्स देख रहे होते हैं ड्यूरिंग द वर्कआउट, सो विच इज नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि आप अपना फोकस ही खत्म कर रहे हो, और आपका फिर जो 2-2 घंटे जो वर्कआउट करते हैं जिम में, वो अपना टाइम जाया कर रहे हैं। खवातीन ट्रेडमिल पे यूट्यूब
इस मैदान में खासतौर पे क्या ट्रेनिंग होनी चाहिए? मैं नॉर्मल पूछ रहा हूँ, मैं ये नहीं कि किसी कि आप कंपटीशन के लिए तैयार हो रहे हैं या कोई आपका टारगेट है। नॉर्मल ट्रेनिंग इस मैदान में क्या होनी चाहिए? नॉर्मल ट्रेनिंग में देखें जाके सबसे पहले आपको अपना हल्का फुल्का कार्डियो करनी चाहिए, ट्रेडमिल हो गई, इलेक्ट्रिकल हो गई, ये सारी चीजें करें ताकि आप वार्म अप हो जाते हैं, आपकी बॉडी हीट टेम्परेचर पे आती है। अब आपको इंजरीज से रिलेटेड थोड़े से कम चीजें होती हैं। विदाउट वार्म अप कोई भी आप एक्सरसाइज करें जिसमें आपको थोड़ी बहुत इंजरीज हो सकती हैं कि आपने कोई ज्यादा वेट उठा लिया तो आपको इंजर्ड हो सकते हैं, बट इंजरी बहुत बाद में आती है, पहले कुछ स्पैज़म्स वगैरह होते हैं। उसके फौरन बाद आपने कार्डियो के बाद थोड़ी बहुत 40 मिनट्स की आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर ली। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आप अपने कंप्लीट बॉडी को मसल्स को टारगेट करते हो, जिसमें आपके मेजर मसल्स हो गए, लेग्स हो गए, चेस्ट हो गया, शोल्डर्स हो गए, बाइसेप्स हो गए, ट्राइसेप्स हो गए, ये सारे मसल को आप डिवाइड कर लें हफ्ते में 4 से 5 दिन। उसके फौरन बाद आखिर में दोबारा से एक कार्डियो बनता है जो कि आपका एक अच्छा कार्डियो है कि कितनी स्पीड पे कितनी देर हमें अपने हार्ट रेट को बेहतर करना है। फिर उसके बाद आपकी हल्की बल्कि कूल डाउन स्ट्रेचिंग आती है और उसके साथ साथ अपने पानी के जो है वो सिर्फ लेते रहें, पानी की अपनी बॉटल साथ रखें, अपना जिम बैग साथ रखें, अच्छे से कपड़े पहन के जाएं। जिम में भी बहुत सारे लोग जो है वो हाइजीन का ख्याल नहीं रखते, तो मेक श्योर कि अगर आप अपने हाइजीन वगैरह सबका ख्याल रखते हैं तो इंशाल्लाह हम कोचेस को भी अच्छा लगता है कि कोई खुशबू। अच्छा, और ये ट्रेनर्स कहते हैं कि जी फिटिंग वाले कपड़े पहन के आया करें, लूज ढीले ढाले कपड़े ना पहना करें, ये क्यों? देखिए उसमें होता ये कि ट्रेनर्स को कभी कभार ऐसा होता है कि एंगल्स में, क्योंकि आजकल बैगी स्टाइल का फैशन है, तो वो बैगी स्टाइल में ना आपके स्क्वाट्स को जब आप बैगी कर रही होती है तो उसमें आपकी नीज वगैरह का हमें आइडिया नहीं होता। समहाउ कुछ ट्रेनर्स कहते हैं कि आपको एटलीस्ट जिम वेयर, जो एक एथलेटिक जिम वेयर होता है ना, उसको सामने से आपको पता चलता है कि आपकी पोस्चर क्या है, तो पोस्चर में बड़ी हेल्प मिलती है। ये बात बड़ी सही ये है ना मेरे साथ मसला, ये बेहतरीन बात है। रिजवान, मुझे अर्जेंटीना आज जीतेगी और फाइनल कौन जीतेगा, जल्दी से बता दो। सर सिंपल सी बात है, मैं मेसी फैन नहीं हूँ, रोनाल्डो फैन हूँ, लेकिन मैं जिस टीम को सपोर्ट कर रहा हूँ टीम हारी, तो इसलिए आज मैं अर्जेंटीना को सपोर्ट कर रहा हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट देम के वो विन करें, बिकॉज आई एम पर्सन सू। अच्छा, रोनाल्डो फैन, हाँ ठीक है। रोनाल्डो फैन इज रोनाल्डो फैन, यू कांट हेल्प इट। यस, रोनाल्डो फैन, सू रोनाल्डो। कभी भी मेसी की तरफ नहीं हूं। हाँ, मुझे खुद पसंद है रोनाल्डो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, पता है ये बिल्कुल बात सही है, थैंक यू। ये जिम में से मेरी ट्रेनर है ना, वो तो आप लूज कपड़े पहने तो मूड खराब, वो कहती नहीं आके बेशक चेंज करो, मैं कहती है मुझे नजर नहीं आता कि तुम सही एक्सरसाइज कर रही हो नहीं, क्योंकि जिस मसल को टाइट होना चाहिए वो मसल मूव कर रहा है या नहीं कर रहा, पता चलेगा ना, तो बहुत फर्क होता है। ये सही कह रही है, बिल्कुल ये फर्क आएंगे, मेरी ट्रेनर भी आएंगे, बहुत फर्क पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक टर्की की बात कर रहे थे हम शुरू में। जब टर्की जाए ना, आप किसी भी मॉल वगैरह में इस्तिकलाल स्ट्रीट पे चलें, आपको इतने लोग मिलेंगे जिनकी पट्टियां हुई हुई हैं, जिनके यहाँ पट्टी, ट्रेन में, जहाज में, होटल्स में, रेस्टोरेंट में पट्टी लगी हुई होती है। सस्ता है। मैं बताऊँ इतना ज्यादा कि हर 4 में से 2-3 लोग भी एट टाइम्स आपको पट्टियों में मिलेंगे वहाँ। आपको बाल लगवाने आप टर्की जाते हैं क्योंकि ट्रांसप्लांट या यहाँ पट्टियाँ लगी होती हैं, या नाक, खास तौर पे नाक पे तो पट्टी वाले मैंने बड़े देखे हैं। तो मशहूर है फॉर एस्थेटिक प्रोसीजर्स और सस्ता है, तो यूरोप से, यूएस, कनाडा से लोग जरूर आते हैं टर्की फॉर दीज एस्थेटिक प्रोसीजर्स। गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ा होता है और आप सारी पट्टियां दोनों इकट्ठे गर्लफ्रेंड तैयार है, बिल्कुल कपल ही चल के जो है ना यंग होके आते हैं। एंटी एजिंग बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है, एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स, प्रोसीजर्स, सम वर्क सम डोंट। पुरानी चीजें आउट हो गई हैं, फिलर, बोटॉक्स, और नए जी एक PDRN, PLLA, GLP, लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी है, नहीं इंजेक्टेबल्स, ये सारे हम सियासी तंजीम नहीं लगती, नाम चेक करो जरा, पार्टी PLLA और ये PDRN, ये सब पूछते हैं ना। डॉक्टर ज़ारा शाह साहिबा ने ज्वाइन किया, कंसल्टेंट हैं और डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? तो आजकल डॉक्टर ज़ारा हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे बिफोर आफ्टर के जी चाइना गई, कोरिया गए और एकदम यंग सी प्यारी सी होके ना मुंह, कहते हैं ना, मुंह खिंचवा लिया, फेस लिफ्ट। बट वो पिक्चर्स रियल हैं, वो फुटेज रियल है कि वाकई इतना फर्क बन जाता है कि आप मतलब टीनेजर लगने शुरू हो जाते हैं 60s? ऐसा बिल्कुल है, क्योंकि देखिए बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, पर उनका डाउन टाइम ज़्यादा है और
3 months, they take 3 months time कि आपको रिजल्ट वो देने तो में। दिखाते हैं कि अभी होश में आई और नहीं, देखें नहीं, इतनी यंग हो अभी गई। फ़ौरन होश में नहीं आई। देखिए बहुत सारी न्यू टेक्निक्स आ गई हैं। अनलाइक पुराने प्रोसीजर्स, लोग फिलर कराते थे, बेकार के फिलर डलवाए, इतना इतना बड़ा मुंह कर लिया और 6 मंथ्स बाद वो फिलर डिजॉल्व हो गए, कभी कहीं जा रहे हैं कभी कहीं। अब लेटेस्ट टेक्निक्स आ गई। लेटेस्ट टेक्निक्स में सारे बायोस्टिमुलेटर्स हैं, दे आर इंजेक्टेबल टेक्निक्स। सर्जरी की भी न्यू टेक्निक्स आ गई हैं। पहले आप स्किन को प्रॉपरली खींच के बस स्किन को टाइट कर बस दिया, ऊपर से superficial, बस, सिर्फ और skin। ये सुपरफिशियल स्किन। अब क्या है, डीप प्लेन फेस लिफ्टिंग, उसमें क्या होता है कि आपकी स्किन के पूरे लेयर्स को सेटल डाउन करते हैं, आपकी स्किन को एक करेक्ट, एक बड़ा नेचुरल वे में आपकी स्किन को टाइटनिंग देते मतलब ये हैं। कि आपके परमानेंट होता है। दैट इज परमानेंट। 10 to 15 ईयर्स तो आप करवा रहे आप हैं। उसमें क्या है ना सोहेब कि आप स्किन के अंदर जाके जो मसल है वो भी तो लटक गया है, वो भी लूज हो गया, उसको भी खींचेंगे। फैट जहाँ नहीं है वहाँ फैट डालेंगे, वहाँ और fat पूरा डालेंगे, आपकी ना वो जो exactly। जिस तरह नहीं होता है कुशन में से पुराना हो जाता है Exactly। कुशन, फिर उसमें New फिलिंग cushioning- करते हैं, new cushioning कर ली। ये बिल्कुल एक फिर वो कुशन आपका कितना जरा प्लम पर प्यारा हो ये जाता जो है। डीप वही लाइंस हो face गई, सैगी स्किन हो गई, इस सब को सेटल डाउन कर देते हैं। डीपर लेयर्स ऑफ द फेशियल को सेटल डाउन करके कुशनिंग करते हैं। पहले सिर्फ स्किन को खींचते थे तो वो बुरा भी लगता था कि आपकी स्किन खींची हुई है अंदर से, वैसे इधर उधर। वो ट्रांसजेंडर का थोड़ा सा लुक आ जाता है कभी-कभी में, है ना? एग्जैक्टली। पर अब जो हाँ, बिल्कुल ऐसे ही, है बिल्कुल। ये बहुत अच्छा है। देन वी हैव द न्यू बायोस्टिमुलेटर्स, वो तो आजकल बहुत ज़्यादा ये ट्रेंडिंग क्या में है बायोस्टिमुलेटर? बायोस्टिमुलेटर्स हैं नेचुरल वे में जो आपकी कोलेजन को बूस्ट करते हैं। क्योंकि देखिए आप सिर्फ और सिर्फ फिलर डालेंगे वो आपको कोलेजन को बूस्ट नहीं करेगा। अगर आप बायोस्टिमुलेटर डालेंगे जैसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, दे आर वेरी मच इन ट्रेंड दीज डेज। पीपल वांट कोरियन ग्लास स्किन कि भाई हमें बहुत ग्लोई फ्रेश स्किन चाहिए विदाउट मेकअप लुक, तो उसमें आप पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्किन पे इंजेक्ट करते हैं, अंडर आई इंजेक्ट करते हैं, आपकी अंडर आई में संकी आइज ख़त्म हो जाती हैं, डार्क सर्कल्स ख़त्म हो जाते हैं, एंड इसका डाउन टाइम भी नहीं है। नेचुरल वे में आपको वो कोलेजन को बूस्ट कर रहा है। इट टेक्स टाइम एटलीस्ट 3 to 4 वीक्स बट गिव रियली एंड गुड रिजल्ट्स एंड लॉन्गर लास्टिंग शुक्र जी, रिजल्ट्स। 20-25 साल लगे हैं इस बात को अब मानने में कि फिलर्स आर नॉट गुड फॉर यू। आपकी स्किन को, आपके फेस को खराब करते हैं, डिफॉर्म करते हैं, और बहुत ज़्यादा एक्सेसिव बोटॉक्स भी। बोटॉक्स भी और ये एग्जैक्टली। जेट प्लाज्मा क्या है? Skin जेट tightening? प्लाज्मा भी एक स्किन टाइटनिंग टेक्निक है जिसमें आप एक प्लाज्मा पेन के ज़रिए प्लाज्मा को इन्फ्यूज़ करते हैं, मतलब आप प्लाज्मा को वो कर रहे हैं, स्टिमुलेट कर रहे हैं। आपका नेचुरल वे में फाइब्रोब्लास्ट एक्टिविटी एंड कोलेजन PRP? प्रोडक्शन हो रही है। नो नो नो, इट्स लाइक यू आर गिविंग अ कंट्रोल्ड ट्रॉमा टू योर स्किन। प्लाज्मा पेन से जैसे आप कॉटरी कर रहे होते हैं, जला रहे होते हैं, दूर दूर से आप हल्का 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 कॉटरी करते हैं, उसमें एक फाइब्रोब्लास्ट एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, क्रस्ट बनता है स्किन पे पूरा, जैसे जल के टिक 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 टिक। अंडर आई के लिए बहुत बेहतरीन है। जैसे Stimulate होके फिर वो खुद ही वो करता खुद ही देखिए आपने हल्का हल्का जलाया, कंट्रोल्ड, उस पर आपका क्रस्ट बना जलने का, फिर वो क्रस्ट शेड ऑफ होगा तो आपकी नेचुरल टाइट स्किन आ जाएगी। सही है, मत ये जेट jet प्लाज्मा पहले खराब एक्टिविटी करो ताकि फिर वो खुद से अपने आप को रिपेयर खुद करे। को देखिए ना, जब जलता है कहीं कट लगता है तो आपकी फाइब्रोब्लास्ट एक्टिविटी कोलेजन प्रोडक्शन होता है, जैसे तो फिर स्नेक अपनी ऐसे कहते हैं स्नेक No. वाला। स्किन शेड करके नहीं, skin हम वो नहीं कर सकते हैं। सेकेंड फिर जीएलपी मेकओवर्स, जो जीएलपी लोग ओजेम्पिक वेगोवी इतना लेते हैं, इतना ज़्यादा फैट शेड ये कर जो देते हैं। ओजेम्पिक फेस जिसमें Ozempic बिल्कुल face। आपका फेस का फैट, और वैसे अच्छा जनरली भी होता है कि एज के साथ कुछ लोगों का एज के बहुत साथ जल्दी फैट खत्म, किसी फैट का पैड्स जल्दी खत्म हो कहीं जाते हैं। लेट Then बीमारी you- की वजह से, वीकनेस की वजह से, Exactly। जेनेटिक्स भी होते हैं कि फेस बहुत आपका एकदम स्केलेटन लगता है। स्केलेटन। और यंगस्टर्स में है ना कि आपने वेट इतना ज़्यादा लूज किया, फेस फैट खत्म हो गया। जीएलपी मेकओवर्स के लिए वी गिव पीएलएलए, पॉलीलैक्टिक एसिड, दैट इज स्कल्पट्रा, दैट इज द बेस्ट एवर टेक्निक। उसमें ये होता है कि आपका 1.5 साल तक यू डोंट हैव टू गेट एनीथिंग, वो इंजेक्टिव दैट इज इंजेक्टेबल। ऑल इंजेक्टेबल टेक्निक्स, बट ये नहीं कि आपको फॉरन इंस्टेंटली रिजल्ट्स दें कि आपने डलवाया आप इतना मोटा मुंह हो गया। नेचुरल वे में आप कितनी अजीब बात है डॉक्टर ज़ारा, सारी ज़िंदगी मैंने पैसे दिए कि मेरा गोलू मोलू जो मुंह है ये कम हो जाए, अब जब कम हुआ तो अब पैसे देने पड़ रहे हैं कि उसको गोलू मोलू बनाओ। क्या जिंदगी है भाई। अब देखिए, अब गोलू बोलू नहीं होगा, अब खूबसूरत वे में। पहले तो आप फिलर डलवाती थी तो आपको लगता था मैंने कभी नहीं डलवाया, मुझे डलवाया, बहुत डर लगता है। ओए होए, फिलर नहीं। अब अगर मुझे आप पसंद ही नहीं थे जब मैंने रिजल्ट्स देखे ना। that's good मैंने कहा because ये it सही should चीज़ है। have a natural aging naturally is always graceful. You shouldn't be having a plastic face. तो अगर PLLA करवाएं तो you know you don't have to go for anything
बिफोर 1.5 लेकिन कहने ईयर। कि भरा हुआ चेहरा अच्छा है, ये पहले इन होता था, अब फिर लोग कहते हैं कि यार कुछ तो जरा मुंह पे होना चाहिए आपका। फेस पे देखिए ये थोड़ा सा anti-aging, young नेचुरल वे लगते में हैं। रौनक होनी चाहिए ना, ऐसे बिल्कुल फ्लैट फेस भी नहीं होना चाहिए। इट शुड हैव अ ग्लोइंग फ्रेश लुक। तो ग्लोइंग फ्रेश लुक के लिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स फॉर फेस, आईज एंड PLLA लिफ्टिंग क्या के लिए प्राइस क्या चल रही है आजकल? प्राइसेस आर हाई। बस ये ना ये भी बताएं कितने सेशंस, और ये इंजेक्शन एक होगा थोड़ा थोड़ा लगेगा? प्राइसेस sessions देखिए, चाहिए? प्राइसेस क्या price रेंज है? है 100 प्लस से स्टार्ट होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। अगर आप एक्सोसोम्स 100 प्लस क्या मतलब? 1 लाख से? 1 लाख से 1 लाख एक इंजेक्शन का, एक ट्रीटमेंट का? एक ट्रीटमेंट का, बट एक ट्रीटमेंट ही आपको कराना है, बार बार नहीं कराना कि आप हर महीने इतने सेशन। मुझे ये सबसे बुरा लगता है कि आपने एक चीज कराई, आपका आप विशिष्ट सर्कल में फंस गए आप, है ना? नो, इट शुडंट बी लाइक दैट। देखिए नेचुरल वे में आपने साल में 2 दफ़ा करा लिया। अगर इनिशियल यंग लड़की है तो मैं कहती हूँ साल में 1 दफ़ा। अगर 45 प्लस है तो ईयर में 2 दफ़ा। PLLA इज ओनली वंस इन 2 years। अच्छा, PLLA और polylactic PDRN क्या फर्क है? PDRN पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं जो नेचुरल वे में आपको कोलेजन को भी वो रिबिल्ड किसको करें चाहिए? बस और ग्लो। नॉर्मल उसमें बताएं कि किसको नॉर्मल के लिए उसमें जिसको चाहिए, ग्लो कितने? चाहिए, जिसको कोरियन ग्लास स्किन चाहिए, ग्लो चाहिए, डलनेस आ गई है, फ्रेशनेस खत्म हो गई है, संकी आइज हो गई है, वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स और ये है। कितना फ्रीक्वेंट होता है? वो साल में 2 दफ़ा करा सकते और हैं। क्या प्राइस है? वही 1 लाख? 1 लाख। अच्छा, और ये PLLA जिनको एजिंग, जिनकी स्किन बिल्कुल डाउन हो गई है, सैगी हो गई है, लिफ्टिंग चाहिए, वो आप 50 प्लस में करेंगे PLLA। यानी रिंकल्स वगैरह जिनके आगे रिंकल्स aging खत्म है। हो गने के तुम्हें लिए। तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या चाहिए? इस वक्त तो आपको कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आप चाह ही रही है पैसे खर्च करना वो और बात है, अभी आपको कुछ नहीं चाहिए। वैसे यू लुक फ्रेश, यू डोंट नीड ये एनीथिंग। मैं बता रहा हूँ। दैट्स ट्रू। और पता है, मैं मेरी सबसे अच्छी बात है कि मैं छेड़ा-छाड़ी करती भी नहीं कि नहीं हमारे इतनी ट्रीटमेंट्स डॉक्टर्स हमें यू नो वैसे ही जो है गिफ्ट कर देते हैं, हमारे PRs हमें भी बहुत होती बुलाया हैं, जाता है बहुत कि ख्याल ये करते करा हैं। लें आप इधर। मुझे अक्सर ये होता है कि लेकिन यहाँ मैं से कहती हूँ ग्रीडी नहीं इन चीज़ों में होना चाहिए, क्योंकि आपके फेस का मामला है, आप जो वाकई ज़रूरत है ना बस वो ये GLP-1 मेकओवर्स क्या है ये? मैंने वही बताया ना, GLP-1 मेकओवर्स जो लोग बहुत ज़्यादा अपना फैट रिड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंजेक्टेबल्स, जो कि बहुत लेकिन है यही करवाओ उसमें करवा डाल यही रहे। यही रहे, यही सिर्फ डाल। उसका नाम रखा हुआ है स्टाइल से ना कि उसका GLP-1 नाम है makeovers, GLP कि आपने मेकओवर्स। weight अगर lose आपने कर लिया। GLP से अगर आपका वेट कम हुआ है GLP-1 से, तो आप ये ट्रीटमेंट्स कराएंगे तो वो वापस आएगा जहाँ फैट आना चाहिए। ठीक है, ये और ऐसा GLP-1 में अब ये है जिसको इंजेक्टेबल्स पे लगाया है उनका स्टार्ट में ही PLLA कर देते हैं। हैं? ये तो terms है। ये क्या बात? उनका ये है ना, मेक ओवर का मतलब ये है कि आपको इंजेक्टेबल पे किसी डॉक्टर ने लगाया कि यू आर लूजिंग वेट, स्टार्ट में वो आपके कोलेजन को रीबिल्ड कर देते हैं सो दैट साथ आपका जी। कितनी प्यारी बात है। This is good. हमारे बिल्कुल कुछ एक्टर्स हैं, हमें ज़रूरत है ज़रा अच्छा, एक परमानेंट कि मेकओवर भी आपका तो ऐसा वैसे होता भी है ना ना? जो एज के साथ फेस पतला हो रहा है, Permanent fat- का मैंने Nothing कुछ- is permanent. है, मैंने देखा है कि वो जैसे अब सो के उठी हैं लड़कियां तो वो बिल्कुल उसी तरह की हैं जैसे मेकअप करने के अच्छा, बाद। परमानेंट मेकअप हाँ, यस, makeup, ये क्या है? बट इट इज नॉट वर्थ इट। उसमें ये कि आपकी लिप टिंटिंग हो गई, फेस पे ब्लश लग गया, क्या नेचुरल आई ये अच्छा लिप वाला भी कलर आ रहा है आजकल, और Lip वो वाला उसका मैं colour नाम भी आ रहा है। बताती हूँ जब इसने किसी ने लिप डॉक्टर ने टिंटिंग भेजा होती था। है जिसमें आप पीच पिंक कलर, डार्क मरून कलर करा लें, ब्लश करवा लिप लें। ब्लशिंग क्या है भाई? लिप ब्लशिंग हुई है लिप टिंटिंग कि आपने नेचुरल वे में करा ली, वो 6-8 महीने तक आपका वैसे ही कलर वैसे ही रहेगा। वैसे ही रहेगा। ब्लश ऑन आप मतलब करा सो के उठ के लिया। निकल जाए आप नहीं, कहीं। और अगर देखिए वो जिस तरह माइक्रो ब्लेडिंग भी है, Eyelashes। उसमें थोड़ा थोड़ा ना झड़ने लगता है कलर, तो लिप से भी अगर थोड़ा थोड़ा निकलने लगा तो कितना अजीब लगेगा। झड़ने बाकी तो पिंक ठीक है, अभी बीच में क्या हुआ ये क्या हुआ है? ये यार? स्पॉट क्या है आपका? ये भी उसमें हो फिर सकता यही है। होता है कि आपके सेशंस हो रहे होते हैं, 2-3 सेशंस में वो जाके ठहरता है, उसके बाद ये। बट इसके देखिए इन सब के साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। लिप टिंटिंग में बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शंस हो जाते हैं, लिप क्रस्टिंग होती है, ड्राइनेस हो जाती है, तो इट्स बेटर टू गो फॉर नेचुरल। और मैं तो बच्चियों को कहूँगी ग्लॉस यूज़ करना भी बंद करें। ग्लॉस, गंदे ग्लॉस से लिप्स बहुत डार्क होते हैं। मैं ग्लॉस यूज करी लेकिन गंदा तो नहीं है, नहीं, अच्छा वाला, मतलब एक ब्रांडेड तो ग्लॉस अच्छा ले कर लें, दैट्स लो, गुड। नो प्रॉब्लम। स्मोकिंग से भी होता है वैसे। अच्छा, वेजलिन से क्या होता है जो इतना दबा के लगाते हैं ना, ऐसे भर भर के? देखिए वो ठीक लिप, है? हाँ, वैसलीन इज़ गुड। अ लिप मॉइस्चराइज़र जो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा थिक ग्रीसी भी ना हो, जैसे लोग वैसलीन को फेस पे लगा लेते हैं, दैट इज़ नॉट राइट। आपकी स्किन ब्रीद ही नहीं करती। अच्छा, पोली न्यूक्लियोटाइड माइक्रो नीडलिंग भी आ गई है, ये क्या चीज़ है भाई? पॉली न्यूक्लियोटाइड माइक्रो और ये नीडलिंग, सैलून्स में भी हो रही है। दैट इज़ वेरी रॉन्ग। माइक्रो नीडलिंग देखें, आप हाथ से छोटी वहाँ सी therapist डिवाइस, होगी, कोई ना कोई डॉक्टर होगी, क्या होगी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स लेकिन माइक्रो they नीडलिंग offer। विद द हेल्प ऑफ, वो यंगस्टर्स के लिए कि जो इंजेक्टेबल नहीं कराना चाहते वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड से माइक्रो नीडलिंग कराए, स्किन में सीरम इन्फ्यूज हो जाएगा, यू विल गेट ग्लो। रिजल्ट्स आएंगे। हल्के फुल्के
और अगर कोई रिएक्शंस हो गए तो कहाँ जाएगा क्लाइंट? कोई एफडी Microneedling अप्रूव है, से- कोई कहीं जा सकता है या ये सब ऐसे ही हो रहा है? ये सारी चीज़ें वैसे तो अंडर द केयर ऑफ एस्थेटिक डॉक्टर, अ प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट होना चाहिए। बिकॉज देखें, अगर आप किसी को प्लाज्मा या फिर कंट्रोल्ड इंजरी करें, ब्लीडिंग होगी, सफाई सुथराई का ख्याल, एंड यू नेवर नो हाउ डीप यू हैव टू गो। एंड आई ऑलवेज रिकमेंड, आप जब डर्मा पेन करें, वो एक कंट्रोल्ड आपके हाथ में डिवाइस है, मैनुअल डिवाइस है, आप उसमें कभी ब्लीडिंग नहीं करो। बिकॉज आप कितना डीप जा रहे हो, किस सेल की डायरेक्शन में जा रहे हो, दैट इज़ रॉन्ग। अगर आपको डीप जाना है तो फिर दे आर डिफरेंट डिवाइसेस फॉर दैट। मुझे आपने आपने इतनी प्यारी एक बात की, बहुत गहरी, तो वो मैंने कहा मैं लिख लूँ से पहले मैं भूल जाऊँ। एक सेगमेंट का नाम हो सकता है कि हाँ जी ये चीज़ है, आपको पता है क्या ये हल्की है या फुल्की है? डॉक्टर साहब, मैं आप एक बात पे हेजिटेट भी करते हैं बहुत से डर्मेटोलॉजिस्ट। अभी एक खबर भी आई थी लाहौर में, कार्रवाई हुई और वहाँ प्लेसेंटा और ये सारी चीजें, मतलब आपने देखी होगी ना वो खबर। तो क्या है वो स्टेम सेल, क्या किसी बच्चे उसका क्या करते है, क्या, उसका करते क्या करते है? क्या है? प्लेसेंटा से क्या चीज़ें बनती हैं, क्या ट्रीटमेंट? उससे स्टेम सेल्स ही बन रहे होते हैं। देखिए, कॉर्ड ब्लड से लेते हैं, जो प्लेसेंटा में कॉर्ड ब्लड होता है उसको लेके सेंट्रीफ्यूज करके उससे स्टेम सेल्स बनाते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स जैसे कि एक्सोसोम्स, फिर उसको नीज में लगाते हैं, स्किन पे लगाते हैं, बालों पे। देखे थे कि वो तो कोई ड्राई करके, कोई बेक करके इस तरह रख रहे थे, पता नहीं वल्लाह आलम, मैं तो जो मुझे नजर आया मैं बता रही हूँ। सारी तो उसको आप कह रही हैं कि उसके अंदर से ब्लड निकालते हैं, तो ड्राई करके प्लेसेंटा का क्या कर रहे थे फिर वो? देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इससे बहुत सारी मेडिकेशंस बनती हैं, एंटी एजिंग की मेडिसिन बनती हैं, नीज की मेडिसिन बनती हैं। कुछ लोग जो है उसको फिर मतलब देयर आर सो मेनी डिफरेंट प्रोसेस का, क्योंकि देखिए इससे रिएक्शन नहीं हो सकता किसी और की। एग्जैक्टली, तो reaction इसलिए हो- हम देखें, Disease हो सकती है। डिजीज हो सकती है। अमेरिकन एक्सोसोम्स, ह्यूमन कॉर्ड ब्लड ड्राइव को लोग अक्सर, हमारे मुस्लिम्स जो है डिनाई करते हैं, वी डू नॉट वांट टू टेक। यू नेवर नो कि उसमें क्या, कैसी जीन्स हो, क्या उसका कैसा ब्लड हो, कौन सी प्रॉब्लम्स हो, एड्स हो जिस शख्स से लिया हो, Exactly. उसको कोई और बीमारी हो ऐसी कि जो तो कि आप देखें ना कि खतरनाक आप लगा रहे हैं तो आपके अंदर पॉजिटिव अच्छी सेल्स भी जा रहे हैं, नेगेटिव अगर आपके अंदर कोई गंदे सेल्स हैं वो भी तो फिर रीजनरेट होंगे ना। सिर्फ एक्सोसोम से अच्छे सेल्स तो मल्टीप्लाई नहीं होंगे, गंदे सेल्स भी मल्टीप्लाई किसी होंगे। और की बॉडी, किसी और का खून क्यों भाई हम किसी सिस्टम और का अपने DNA अपनी बॉडी में डालें? देखिए, एक फिल्म आई थी प्लेसेंटा से, दे वर मेकिंग सो मेनी थिंग्स। कुछ लोग तो कहते हैं प्लेसेंटा को खाते हैं, कुछ लोग जो है उसकी मेडिकेशंस बनाते हैं, कॉर्ड ब्लड लेते हैं, उससे बहुत उसको रीजनरेट करते हैं, उसको एक्टिव करते हैं। देयर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स। तो इसलिए ये चीज़ हराम भी है और उस पर फिर देखें छापा भी पड़ा, दैट वाज नॉट राइट। और ये बिजनेस कहाँ हो रहा है ज़्यादा, किस? इट्स ऑल ओवर इन एशिया। लेकिन ये सब वियतनाम, कोरिया, मलेशिया, कोरिया में बड़े कोरिया, प्रोसीजर्स हो रहे हैं, कह रहे हैं बेस्ट थाईलैंड। फेसलिफ्ट जो हैं, एंटी एजिंग तो है ही कोरिया में। बात सही? कोरिया तो देखिए नंबर 1 इंडस्ट्री है दीज डेज। पता नहीं ना सोशल मीडिया पे सच क्या है, नहीं, गलत क्या है, it पिक्चर्स is में बहुत no doubt। फोटोशॉप करते देखिए, हैं। वी वेंट टू कोरिया। कोरिया में अगर आप एक मॉल में जाएं, मॉल में एंटर हुए आप बेसमेंट फ्लोर पे जाएं, द मोमेंट यू एंटर फ्रॉम द डोर आपको इतने खूबसूरत 2 नौजवान वो करेंगे, वेलकम करेंगे, और फिर उनकी वो बेसमेंट फ्लोर पे इतना खूबसूरत, देयर इज़ अ वेरी बिग कॉस्मेटिक क्लिनिक, डिफरेंट पोर्शंस हैं। आप जैसे ही जाएं, आपका फेस को अंदर वो करेंगे, स्कैन करेंगे, यू नीड दिस दिस दिस, एंड द प्रोडक्ट्स आर रियली गुड। दे आर नो डाउट बहुत very नंबर 1। advanced। इट लेकिन हैज़ अ वो वास्ट कोरियन इंडस्ट्री। सिमिलर नहीं है, सिमिलर सा फेस है कोरियन। देखिए, वो कोरियन फेस तो अब डाउन हो गया, क्योंकि अभी वी कैन नॉट, एशियंस वी कैन नॉट लाइक अच्छा, कोरियन। उनका वहाँ क्या अभी ऐसी एडवांस कोई ट्रीटमेंट हो रही है जो अभी पाकिस्तान में नहीं है? वो क्या है? वो हमसे 5 टाइम्स एडवांस क्या है। है उसमें ऐसा जो अभी तक पाकिस्तान में नहीं आया? मल्टीपल थिंग्स। फेस लिफ्ट के लिए क्या है? फेस लिफ्ट के लिए यही ना, उन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया PLLA। अब वो PLLA से भी और एडवांस क्या चले है गए। अब वो हमारा लेटेस्ट कॉन्फ्रेंस है इन अक्टूबर। आई कम बैक टू यू आफ्टर अक्टूबर। इस सवाल के जवाब के लिए अक्टूबर को इनकी बुकिंग करें। अक्टूबर 21 चलेगी, 21 डॉक्टर साहब को वापस हम बुलाएंगे अक्टूबर में, ताकि सवाल का अर्ली जवाब दे अक्टूबर में सकें। आई एम गोइंग कोरिया एंड वंस आई विल बी बैक फ्रॉम कोरिया देन आई विल लेट यू नो व्हाट्स गोइंग ऑन। वादा करें, ताज़ा ताज़ा एयरपोर्ट से सीधा आपको हम पिक करने आएंगे। मैं और सुहेब। ये क्या है? मैं वहाँ से बहुत सारी चीज़ें लेकर भी आती हूँ, ये तो वादा जो करें। लेकर आई वो आप लोगों पे ट्राई करूँगी। ट्राई करूंगी, ये देखिए आप ट्राई करेंगे। हमारे ऊपर ट्राई होगा। देखिए, वहाँ नो डाउट द प्रोडक्ट्स आर गुड, बट मैं स्टिल एक जब वो करूँगी कि हमारी जो बच्चियाँ क्रेजी हो जाती हैं, लो क्रेजी होती हैं, वी वांट कोरियन ग्लास स्किन, वी कैन नॉट हैव कोरियन बात ये ग्लास उसके स्किन। लिए मम्मी होनी कोरियन बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। और आप पापा भी। उनका वेदर अलग है, और वो उनकी- आपकी मम्मी होने नहीं देंगी। जी, तो ये आपकी देख लें। मम्मी
आपके पापा के लिए वो होने नहीं अगर आपको कम्प्लीटली कोरियन स्किन चाहिए उसके लिए पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि आपकी मम्मी और डैडी जो है ना ये वो कोरियन नहीं है, इसलिए वैसे रिजल्ट नहीं आएंगे। क्रीम से बगैर मम्मी पापा चेंज किए हुए आप कैसे क्लोजेस्ट रिजल्ट्स ले सकते हैं? यू कैन नॉट गेट बेटर रिजल्ट्स। और बच्चे इसीलिए टीनेजर्स स्पेशली दे गो फॉर कोरियन प्रोडक्ट्स, दे आर क्रेजी अबाउट कोरियन प्रोडक्ट्स। उससे उल्टा मुझे बताएं कोरियन प्रोडक्ट आप कहें कि ये यूज करें, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। आई थिंक कि आप पाकिस्तानी प्रोडक्ट यूज़ करें, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च ना करें, उनकी चीज़ें बहुत मॉइस्चराइजिंग है। कराची में इतनी ह्यूमिडिटी है, व्हेन यू यूज कोरियन प्रोडक्ट के लिए अच्छी है, क्या ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छी है। ऐसी वायरल चीज कोई क्रीम जो वाकई दे वर्क्स। राइस टोनर है उनका, एक सन ब्लॉक है दैट इज क्रीमी सन ब्लॉक जेल स्टिक वाला, दैट इज गुड। वो क्या करता है? वो आपकी स्किन को प्रोटेक्शन करता है, मॉइस्चराइज करता है। इफ़ योर स्किन इज डीपली नरिश्ड, मॉइस्चराइज होगी तो हाइड्रेट रहेगी। हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कहती हूँ डीपली मैल न्यूट्रिशन्ड है, अननरिश्ड है, नो नरिश्ड है, मैं क्या इस्तेमाल करूँ बताएं? वाटर इनटेक अच्छा करें। मस्कीन स्किन आपकी बिल्कुल आपको ज्यादा चाहिए। गलत बात नहीं कर रही, मुझे ग्लो और लिफ्ट चाहिए, बहुत सारा ग्लो चाहिए। ग्लो एंड लिफ्ट, गेट मॉइस्चराइज योर स्किन रियली वेल, हाइड्रेशन अच्छी रखें, खाना पीना। डॉक्टर प्रोडक्ट बताऊं? मुझे कोरियन प्रोडक्ट बताएं कि जो सिंगापुर में भी मिलता हो। ऑफ कैमरा बताऊं तो यू कैन यूज कोलेजन बेस्ड क्रीम, सेरामाइड्स, पेप्टाइड्स, बहुत सारी हैं, तो इस्तेमाल करें ना। बट बहुत सारी है ना, देख के कंफ्यूजन होती है, इतनी रंग बिरंगी क्रीम्स। लापेरा इज द बेस्ट। स्पेलिंग क्या है? लापेरा तो पुरानी है ये, तो स्पेनिश लग रहा है कुछ। लापेरा जो है इटालियन नहीं, मुझे कोरियन बताएं अभी आप। अच्छा कोरियन बताएं भाई। कोरियन देखिए मैं खुद नहीं यूज करी हूँ। कोरियन है ही नहीं आजकल, फैशन में नहीं है कोरियन फैशन में नहीं है। इतनी देर तारीफ करके कह रही नहीं ना, कोरियन देखिए गर्मियों में तो जाना पड़ेगा नाजरीन। मैं लेकर आ जाऊंगी आपके लिए अक्टूबर में। आई विल गेट यू वन। जो कुछ अब होना है ना, अब अक्टूबर में ही होना है बस। हाँ, ये वापस आएंगे वहां से पहले हमारे पास। I'll bring you some really good products from Korea. No doubt, I love products. मैं जहाँ भी जाती हूँ सबसे पहले 2-3 घंटे मेरे फार्मेसीज में गुजर जाते हैं। 2-3 घंटे? मेरे तो 4 दिन होते हैं, 10 से 10। थैंक यू सो मच। फिर ये अक्टूबर में नेक्स्ट बात होगी और आपसे इजाजत लेंगे। जोहेब आपसे भी इजाजत लेना चाहिए। ऐसे ही है, अब फीडबैक अपना देते रहिएगा शो से मुताल्लिक। कल मुलाकात आपसे होगी। नादिया और जोहेब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।